कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लेकर गया है मॉडल पेपर 2025-26। ये जो है आपका यूपीएमएसबी साइट से अपलोडेड मॉडल पेपर है। किसी बात बहका भी मत आइएगा। आप ध्यान रखिएगा, मैं जो भी मॉडल पेपर आपको दूंगा वो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप हमारे पास दो, पहला एक मॉडल पेपर हमने डाल रखा है, पिछली वर्ष वाला मॉडल पेपर डाल दिया था, और ये दूसरा मॉडल पेपर। आप प्लेलिस्ट पे जाएगा, वहाँ पे आपको मैथ का मॉडल पेपर मिलेगा, प्लस साइंस के इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, दूसरा मॉडल पेपर आपके पास आ रहा है। अगर आप दोनों मॉडल पेपर हल कर लेते हो तो ये कम से कम 50 नंबर तो आपको यही दे देंगे, और प्लस 30 नंबर प्रैक्टिकल यानी 80 प्लस आपके वैसे भी मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग जो है विधिवत तैयार करिएगा। उम्मीद है इसमें से कई सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि हमारा यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है। दूसरी बात, इसके आधार पे आप सीखोगे कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, विद्यालय में कौन आपको क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा है। इससे भी आपकी कंपेयरिंग हो जाती है, आपको पता लगता है कि क्या हम पढ़ रहे हैं वो सही है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, ये सब चीज़ें आपको जानकारी में आती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारा 2025-26 का यूपीएमएसपी साइड का हमारा पेपर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, समय 3 घंटा 15 मिनट। साइंस का कोड आपका 931 होता है। संकेतांक इस टाइप का पढ़ के आएगा, पूर्णांक 70 का आपका पेपर जो आपको मिलेगा वो इस टाइप का पेपर मिलने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हमारे पास दो खंड होते हैं, खंड आ होता है, एक बा होता है। खंड आ जो होता है सारे विकल्पीय प्रश्न होते हैं, जो 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके पास, एक वो मार्कशीट होती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कैसे भरी जाती है वो मार्कशीट, और उसमें विकल्पीय प्रश्न जो होते हैं उन्हें केवल गोला करना पड़ता है। जो क्वेश्चन हमारा सही है उस पर आप गोला कर दीजिएगा, इसी तरीके से इसको लिखा जाता है। बाद बाकी इसमें विशेष और कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल आपको स्टेंजा देखो और देखने के बाद जो है उस पर गोला लगा दीजिए। जो भी आपको उचित लगे, जो भी आपको सही लगे, उस पर आप गोला लगाते जाइएगा। बस इसमें यही किया जाता है। उसके बाद में खंड बा में क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, 2-2 नंबर के होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं, और 6-6 नंबर के होते हैं। इससे क्वेश्चन हुआ करते हैं। तो इस तरीके से इनको आपको ये सारे तैयार करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया है कि यहाँ से स्टार्टिंग हम करने वाले हैं खंड आ। बहुविकल्पीय प्रश्न से आप शुरुआत करेंगे, और इस वीडियो के माध्यम से मैं टोटल पूरा पेपर सॉल्व करके दूंगा आपको। हमने नोट्स तैयार कर रखे, सारे आंसर तैयार कर रखे। अगर आप अपने आप सोल्व करोगे तो आंसर कहाँ से ढूंढोगे, तो मैंने सारे आंसर स्वयं दे रखे हैं। ठीक है, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आने वाला है, निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा कथन सही है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति, अच्छा दोष में क्या होता है कि अगर वो निकट है, निकट दृष्टि है, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो दोष का मतलब क्या होता है, दोष का मतलब ये होता है कि जो दोष होगा वो चीज आपको स्पष्ट दिखाई देगी। निकट दृष्टि दोष है तो पास का दिखेगा, निकट का आप देख सकते हैं, दूर का नहीं, दूर का नहीं। इसे उल्टा सिस्टम होता है। आप सुने निकट दृष्टि दोष, आपको लगेगा निकट दृष्टि दोष यानी निकट की दृष्टि नहीं आपकी पड़ रही है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा, और दूर दृष्टि दोष है तो कहाँ का नहीं दिखेगा, निकट का नहीं दिखेगा, यानी ये दूर का देख सकता है, दूर का देख सकता है, पास का नहीं, पास का नहीं, उल्टा होता है। अब बताइए, क्या इन्होंने कहा निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तु, गलत बात, वो दूर की वस्तु देख ही नहीं पाएगा, वो तो निकट की देख सकता है, नहीं, ये भी गलत। दीर्घ दृष्टि दोष वाला पास की वस्तु, गलत बात, ये भी पास का नहीं देख पाएगा। दीर्घ दृष्टि दोष है तो वो दीर्घ की देख लेगा, पास की नहीं देख पाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को देख सकता है। नियम हमारा यही कह रहा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति निकट की वस्तुओं को देख सकता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप तुरंत वहां पे वो भी, जैसे नंबर 1 पे लिखा होगा ABCD, तो आप तुरंत कौन से वाले, सी नंबर पर ऐसे आप काला कर दोगे, काले या नीले किसी भी पेन से आप काला कर दिए, जल पेन मत यूज करना। ठीक है, इस तरीके से आप काला कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है, तो प्रतिरोधकता, देखो पदार्थ परिवर्तित हो जाएगा, प्रतिरोधकता बदल जाएगी, ताप परिवर्तित होगा, बदलेगी। लेकिन अगर प्रतिरोधकता में आप आकृति में परिवर्तन कर दे 5 किलो का तार है तो 5 किलो का ही तार रहेगा, लेकिन अगर वो छोटा तार है तो उसमें क्या होगा, या बड़ा तार है तो क्या होगा, तो धारा तो 5 किलो में ही प्रवाहित होगी। तो ऐसी अवस्था में आकृति में परिवर्तन हो जाए तो फिर परिवर्तन नहीं होगा। अगर प्रतिरोधक की आकृति बदल जाए तो प्रतिरोधकता नहीं बदलती है, क्योंकि लोहे की अलग होती है, चांदी की अलग होती है, तांबे की अलग होती है, सबकी प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप आकार बदलते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पदार्थ नहीं बदलना चाहिए। आपने तांबा रख दिया लोहे की जगह पे तो बदल जाएगी, ताप बढ़ा दिया तो भी चालक सुचालन हो जाएगा। ठीक है,
पदार्थ आप होते की बात है, दोनों में ही हो जाता है, लेकिन आकृति से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। कोई प्रकाश किरण नीचे दिए गए चित्र के अनुसार माध्यम ए से बी में प्रवेश करती, माध्यम ए से जा रही है बी के लिए। ठीक है, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक होगा, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, तो ऊपर वाला अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, इसका अधिक मान होता है, एक से ज्यादा होगा। अच्छा, कम क्यों नहीं होगा, कम क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीचे से जब ऊपर की ओर चलता है तो हमेशा नीचे वाला का अपवर्तनांक कम होता है, ज्यादा होता है, तो ऐसी अवस्था में वैसे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ए से बी की ओर जब जाएंगे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं तो अपवर्तनांक बढ़ता है, ऊपर से नीचे आप आते हैं तो अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, अच्छी तरह एक से अधिक हो जाएगा। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खंबे खतरे के तार संकेत लाल रंग के होते हैं। हमने आपको एक बात पढ़ाया था इससे पहले, हालांकि हमारे पास अगर आपने पढ़ाया तो बेहतर है, नहीं आप वैसे भी जानते होंगे कि वर्ण क्रम में क्या होता है कि लाल रंग जो होता है इसकी तरंग, इसकी क्या होती है, प्रकीर्णन तो कम होता है, प्रकीर्णन में फैलना, आप टॉर्च जलाओगे फैलेगी नहीं, भाग ही चली जाएगी दूर तक, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं, जहां तक फोकस आएगा उसको दूरी दर तरंग दैर्घ्य कहा जाता है, तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, तो आप अगर दूर हैं तब भी आपको लाल रंग सबसे पहले दिखाई देगा, क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। तो इसका मतलब खतरे का सिग्नल लाल क्यों लगाया जाएगा, तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि वो दूर से ही आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का प्रकाश कैसा होगा, लाल वर्ण का प्रकाश न्यूनतम प्रकीर्णित होता है। सर्वाधिक प्रकीर्णन गलत बात, सर्वाधिक अवशोषण इससे भी कोई मतलब नहीं, वायु में तीव्रतम गलत बात, सबसे कम प्रकीर्णन होता है, धुआं और कोहरे द्वारा भी प्रकीर्णन सबसे कम होता है, धुआं में भी साफ दिखाई देगा, कोहरे में भी साफ दिखाई देगा अन्य की तुलना में। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे क्या होता है नेक्स्ट, किसी अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी अवतल दर्पण पर आपतित सूर्य की किरणें दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर अपसारित होती है, कितनी दूरी पर आ रही है, 15 सेंटीमीटर, जब यफ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गई इसका मतलब। ठीक है, दर्पण के सामने किसी बिंब को कहाँ रखा जाए कि समानाकार का प्रतिबिंब, इसका मतलब त्रिज्या आप आर निकाल लो, आर बराबर क्या होता है 2f होता है, यानी 2 गुणे 15, 15 दूनी 30 cm, फोकस इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई 30 सेंटीमीटर, तो कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए, कितनी दूरी पर रखा जाए 30 सेंटीमीटर। आप ये देखेंगे जो भी जहां तक किरणें जा रही हैं उसका फोकस दूरी कहते हैं, और इन्होंने कहा कहाँ तक उसको रखा जाए, बस को बराबर प्रतिबिंब है समान, तो ऐसी अवस्था में त्रिज्या निकाल लो, तो आर बराबर 2f होता है, यानी 15 दूनी 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है नेक्स्ट, किसी विद्युत बल्ब का अनुमानतक 20 वोल्ट, यानी V1 कितना है, V1 है 220 वोल्ट, और P1 कितना है, P1 है 100 वाट, आपको बताना दिया है V2 और बताना है शक्ति P2 आपको बताना है। ठीक है, हालांकि मेरे पास एक सूत्र P1 V1 बराबर P2 V2 वहां से भी आ सकता है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन हम इसका आंसर देखते हैं, अगर आ जाए मुश्किल है, वहां से नहीं आएगा, और इसका निकालना पड़ेगा और तब आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे, P1 V1 P2 V2, V2 कितना है 110 है, 110, तो P1 V1 हो गया 110, 100 दूनी 200, नहीं ये नहीं बनेगा। देखो कैसे लगाना है इसको आपको, जब P1 V1 दिया है, P2 बराबर सूत्र होता है मेरे पास, P2 बराबर B2 स्क्वायर अपान R होता है, क्या मेरे पास R दिया है, P बराबर B स्क्वायर अपान R होता है, P2 बराबर B2 स्क्वायर अपान R हो जाएगा, क्या मेरे पास R दिया नहीं दिया है, तो R बराबर क्या सूत्र होता है, V स्क्वायर अपान P होता है। अब निकाल दीजिएगा मान, लग गया 220 गुणे 220 बटे P कितना है 100, 2 जीरो कट गए, 22 22 हम 484, 484 ओम आपका प्रतिरोध आ गया, प्रतिरोध आ गया, तो आपको P2 बताना है, इन्होंने कहा इसके द्वारा कितनी शक्ति लगेगी, शक्ति बाट P होता है। ठीक है, तो P2 कितना होगा, B2 स्क्वायर, B2 कितना 110, 110 गुणे 110 बटे 484 लग गया, एक जीरो काटा। ठीक है, 484 करना है इसको, 84। ठीक है, अब इसको कितने से काट दे, 11 से काट दे, 11 से काटो, 11 दशामन 110, 11 चौक 44, 11 चौक 44, फिर 11 से काटो, 11 दशामन 110, 11 चौक 44, 2 से काटो, 2 5 6 10, 2 10 2 3 4, 2 5 6 10, 2 5 6 10 5 25, कितना आपका आंसर आने वाला है 25 वाट आपका आंसर आने वाला है, आंसर हमारे पास 25 वाट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा जब ऐसा वाला आपको दिया हो तो सबसे पहले P1 V1 R निकालेंगे, B1 स्क्वायर अपान P। ठीक है, जब R निकल आएगा तो फिर P2 बताना है, B2 स्क्वायर अपान R होता है। ठीक है, वही वाला R का भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, लगा लीजिएगा इसको, इसको नोट डाउन कर देगा, जो सवाल आपको दिखे बढ़िया वाले सवाल जो दिखे न्यूमेरिक जो भी दिखे वो आप नोट डाउन करिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
यदि यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से, क्या क्वेश्चन है अगला हमारा, देखो थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा, रोक दीजिएगा वीडियो को, ना समझ में आया करो रोक दिया करो, बैक करके देख लिया करो। यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी निकाल लें, प्लग से आप कुंजी निकाल लो परिपथ को खोल के, तो क्षैतिज तल एबीसीडी पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचे तो रेखाएं होती हैं। जैसे प्लग से आपने क्या किया, कुंजी को निकाल लिया, ये वाली कुंजी थी, हमने कुंजी निकाल ली, फिर क्षैतिज तल पर रेखाएं खींचनी है, तो वो कैसी होंगी, जब कुंजी हटा दी तो कैसी होंगी रेखाएं, सकेंद्रीय रेखाएं होंगी, एक सकेंद्रीय वृत्त वाली रेखाएं। कैसी रेखाएं होती है, इसको रट लीजिएगा आप, अगर ये पेपर में आपका आता है क्वेश्चन, यदि चित्र की व्यवस्था में प्लग से कुंजी खोलकर क्षैतिज तल में एबीसीडी पर चुंबकीय रेखाएं खींचे तो रेखाएं कैसी होती हैं, तो एबीसीडी पर कैसी होंगी, यहाँ पे सकेंद्रीय वृत्त रेखाएं होंगी, कैसी होंगी, सकेंद्रीय वृत्त रेखाएं, चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौन से ऊष्मा शोषी प्रक्रम, ऊष्मा शोषी का मतलब होता है जिनमें ऊष्मा का शोषण हो। आप बर्फ का ऊर्ध्वपातन, बर्फ सीधे गैस में बदल जाए, भाप में बदलेगी तो भाप में बदलेगी। ऊर्ध्वपातन का मतलब क्या होता है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण हो, तो बर्फ जब बनती है, बर्फ पिघलेगी तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो इसका मतलब ऊष्मा का शोषण इसमें हो रहा है। दूसरी बात, जल वाष्प बनेगा तो वाष्प में ऐसे थोड़े वाष्प बन जाएगा, अगर धूप नहीं होगी क्या जल वाष्प बन जाएगा, नहीं बनेगा, तो वाष्प बनती है जो धूप होती है, इसका मतलब ऊष्मा का शोषण होता है तभी भाप बनती है। तो यहाँ भी लेकिन जल वाष्प संघनन, जब बर्फ बनेगी तो क्या ऊष्मा लगेगी, नहीं लगेगी, बर्फ तो ठंडी में होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी डालोगे ऊष्मा उत्पन्न होती है, खत्म नहीं होती। सोच रहे तेजाब में एकदम अगर आप पानी डाल दो ब्लास्ट हो जाएगा। जब ये लोग बैटरी वाला तेजाब बनाते हैं तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, केवल 38 से 40% तेजाब होता है, बाद बाकी सारा पानी होता है, लेकिन वो थोड़ा 5 लीटर तेजाब में थोड़ा सा पानी मिलाते हैं, 5 लीटर पानी में थोड़ा तेजाब मिलाते, थोड़ा थोड़ा वो ठंडा हो जाता है फिर बनाते हैं। जैसे आप पानी मिलाओगे तेजाब गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी उष्मा का शोषण नहीं करेगा, जलवाष्प भी नहीं करेगी, लेकिन ये बर्फ बनेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, यानी आप आंसर नंबर कौन सा होगा, डी सही आ जाएगा, ठीक है, डी सही होगा। लगा लो, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है, कॉलम ए में दिए गए प्राकृतिक स्रोत का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए उनके अम्लों से करना है, ए से बी में सुमेलन करना है। बताइए मुझे, यहाँ पे पहले क्या है, संतरा, संतरा में कौन होता है, सिट्रिक अम्ल, नींबू संतरा दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है, नींबू और संतरा इनमें कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा, टार्टेरिक अम्ल, इमली का अम्ल कौन सा होता है, दूसरा नंबर हमारे पास बात करें, इमली का कौन सा अम्ल होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है। नींबू संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली का टार्टेरिक अम्ल होता है। सिरका एस्टिक अम्ल, आपने पढ़ा भी है, एस्टिक अम्ल का निर्माण क्या होता है, सिरका कहलाता है। एस्टिक अम्ल जो होता है वो सिरका होता है, विनेगर, ठीक है। और टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। हो गया आपका कौन सा नंबर सही है, ए नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नींबू संतरा, कोई पूछे कौन सा अम्ल होता है, नींबू संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल, आपने टार्टरी सुनी हुई, टार्टरी कितनी खट्टी होती है, टार्टरिक अम्ल इमली में होता है, ठीक है। सिरका में एस्टिक अम्ल होता है, और टमाटर में कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल होता है। ये सब क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे, आपको ढूंढने नहीं बुक में मिलेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट अभिकथन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3 एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण क्षारीय होता है, पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाता है। क्षारीय तो होता है लेकिन अम्ल की अधिकता, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट है, इसका मतलब क्या होता है, सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी ये बात तो सही है, ये एंटी एसिड है, ये क्या करता है, ये एसिड को खत्म कर देता है। लेकिन उन्होंने कहा क्षारीय पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करके राहत पहुंचाता है, अम्ल की अधिकता को समाप्त कर देता है। ये तो भाई मामला नहीं बना, यानी इसका मतलब नहीं कर देगा, समाप्त नहीं कर पाएगा, कर देगा। जो आप कभी भी अगर किसी को गैस बन रही है, आप में से जितने भी लोग देख रहे हो चीज ध्यान रखिएगा, अगर घर में किसी दादा दादी या कोई भी घर में हो, अगर उसकी गैस अगर बन रही है तो आप याद रखिए, तुरंत आप सोडा वाटर केवल आधा चम्मच आप सोडा लीजिएगा, उसको तुरंत थोड़ा हल्का सा गर्म पानी करिएगा, उसमें घोलेगा, उनको पिला दीजिएगा, तुरंत राहत मिल जाएगा। एक बढ़िया दवाई होती है, इसका मतलब उसमें क्या होता है, सोडा क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे आप पिलाओगे तुरंत ही एंटी एसिडिक होता है, एसिड खत्म कर देता है। एंटी एसिडिक का मतलब एसिड खत्म कर देने वाला होता है, ठीक है। तो ये तुरंत ही उसको राहत करे, उदासीन कर देगा हम लोग को और राहत पहुंचा देगा। तो ये तो भाई सही बात है, अभिकथन दोनों ही सही है, अभिकथन और तर्क दोनों ही सही है, और स्पष्टीकरण भी बढ़िया कर रहा है, ठीक है, बहुत सुंदर बात है, नोट करिएगा। अगले पॉइंट पे आते हैं, तीन तत्व यक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यक्स का क्या है, 2,8 है, यक्स का क्या है देखना जरा, यक्स का है 2,8, वाई का क्या है 2, 8, 7, और जेड का क्या है 2, 8, 2। देखना 2, 8 कितना 10 होता है, 2 से किसका होता है, यानी ये होता है नियान,
ये नियान का यानी 1020 होता है, ठीक है, ये नियान इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नियान बोलते हैं। उसके बाद 8 2 10 7 17 होता है, 17 किसका, क्लोरीन का होता है, एक क्लोरीन का Cl17 होता है, Cl17 होता है। 8 2 10 2 12 होता है मैग्नीशियम का, एक किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, Mg का 12 होता है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, यक्ष एक धातु है, नियान एक धातु नहीं हो सकती है, और क्या हो सकता है, क्लोरीन एक अधातु, जाहिर सी बात है, क्लोरीन तो गैस होती है, क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, नियान अक्रिय तत्व होता है, इसको मतलब हमें नहीं है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या होती है, गैस होती है, यानी अधातु है, क्लोरीन एक अधातु है, इसका मतलब बाह्य अधातु है, यानी क्लोरीन जो है गैस होती, सही बात है। जेड एक धातु है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या होती है, धातु होती है, सोडियम धातु होती है, सबसे पतली द्रव धातु, सबसे पतली धातु जिसे चाकू से काट सकते हो, सोडियम होती है, ठीक है, सबसे हल्की नॉर्मल धातु होती है, ठीक है। तो मैग्नीशियम क्या होगी, एक जेड एक धातु होगा क्योंकि मैग्नीशियम होगा, और बाई का धातु होगा क्योंकि क्लोरीन गैस होती है, नियान आर्गन होता है, इसको मतलब नियान कैसी होती है, अक्रिय गैस होती है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे बात ही नहीं की गई है। अगला पॉइंट पे आते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, 8 2 10 10 किसका, नियान का होता है, बाई 2 8 2 10 7 17 17 क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है, 8 2 10 2 12 12 मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है, मैग्नीशियम एक धातु होती है, और उसके बाद में क्लोरीन एक धातु होती है, ठीक है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, क्षारीय KMnO4 प्लस ऊष्मा एथिल एल्कोहल का क्या कराना है, ऑक्सीकरण हो रहा है, एथिल अल्कोहल का 2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा, यहाँ पे प्लस H2O निकल जाएगा। आपको बताना है KMnO4 किस रूम में कार्य करता है, तो KMnO4 क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण, मैंने क्या बोल दिया, मैंने आपसे कहा यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, आपको और पहचाने को बताएं कि ऑक्सीजन एक है, या ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, तो क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ा है, अब ऑक्सीजन का संयोग हो ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या रट पाओगे आप, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता है। मैंने कहा यहाँ ऑक्सीजन जैसे इतना बन के आएगा, ठीक है, ये कुछ नहीं लिख के आएगा, हमने जो लिखा है, ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का संयोग हुआ, एक बढ़ा, अगर ऑक्सीजन का संयोग हो तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन कम होता तो उसको अपचायक कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। नेक्स्ट ब्यूटेनोइक अम्ल का सूत्र, ब्यूटेनोइक, ब्यूट माने 4 होता है, ब्यूट माने कितना होता है, 4 होता है, 1 2 3 4। अब इसमें H लगाइएगा, चारों तरफ जहाँ जहाँ खाली होता है वहाँ H भर दिया जाता है, तो यहाँ भी H भर दीजिए, यहाँ भी H भर दीजिए, यहाँ यहाँ क्या होता है, OH अम्ल में डबल बॉन्ड O या OH कर दो, यहाँ पे डबल OH हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप से होता है, डबल बॉन्ड या OH डबल बॉन्ड O, इसका मतलब ये वाला खंड आपका सही है, बी नंबर सही है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको, थोड़ा सही कर देते हैं तो आप गलत कर लोगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, इधर बॉन्ड OH होता है, ठीक है। ये ब्यूटेनोइक अम्ल होता है, ब्यूट माने 4 कार्बन याद रखना, ठीक है, ओइक अम्ल में लास्ट में COOH लगा होगा, COOH लगा होगा, इस चीज ध्यान रखना, इसमें तो COOH है, कार्बन कितने हमारे पास 4 है, मगर डबल बॉन्ड OH पीछे है, ठीक है, 1 3 2 3 1 4 है, तो ये भी सी, तो दोनों से हम जा रहे हैं, OH हो सकता है इनसे मिस्टेक हुई हो, तो लोग में सेम जा रहा है, ठीक है, ये भी सेम जा रहा है, एक की बात है, देख सकते हैं आप, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हाँ सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा, आप कहें क्यों नहीं होगा, मुझे बताइए आप क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा ये एक H जुड़ा है, इसमें H नहीं जुड़ता है, वही कमले में हमेशा डबल बॉन्ड OH होता है, इसका मतलब आपका ऑप्शन केवल डी सही है। कौन सा नंबर सही है, ये नहीं सही होगा, आपका ऑप्शन केवल डी सही है। देखो यहाँ वाला ऐसा ऑप्शन कौन सा मैच खा रहा है, ऐसा ऑप्शन आपका डी वाला मैच खा रहा है, क्योंकि इसमें H है, H की वजह से नहीं होगा, ठीक है, H नहीं होता, इसमें C डबल बॉन्ड OH होता है, ठीक है, ब्यूटेनोइक अम्ल में। लार में एमाइलेज एंजाइम की कमी हो जाए, मुख में कौन सी घटना प्रभावित होगी, एमाइलेज एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम खत्म हो रहा है, एमाइलेज, और एमाइलेज एंजाइम क्या करता है, स्टार्च का अपघटन कर देता है। आपने देखा होगा कि आप लोग खाएंगे जैसे टाइलिन एंजाइम होता है, ठीक है, तो आप जब खाना खाते हो तो खाना खाने के बाद कुछ दाढ़ में या मुंह में फंस जाता है कुछ खाना, बाद में जो कट निकलता है बहुत मीठा हो जाता है, तो इसका मतलब स्टार्च होता है शर्करा में बदल जाता है, तो अगर एमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्च के शर्करा में परिवर्तन नहीं होगा, एमाइलेज का ही टाइलिन नाम होता है। ये चीज ध्यान करिएगा, ठीक है, एमाइलेज का नाम टाइलिन एंजाइम होता है, तो स्टार्च को शर्करा में बदलता है, इसी वजह से खाना जो मुंह में बाद में दिखाई देता है, अचानक कभी आ जाता है दाढ़ के नीचे से निकल के, तो मीठा होता है, ठीक है, स्टार्च को शर्करा में बदल देता है। अब कहते ना कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, हाँ ठीक, जीवाणु वगैरह होते हैं,
कुछ जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, जाहिर सी बात है जीवाणु, कई सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो अवायवीय श्वसन करते हैं, सूक्ष्म जीव जो पानी को शुद्ध करते हैं, तो सब अवायवीय श्वसन करते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये ईस्ट में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले पायरुवेट में विखंडन होता है। पायरुवेट एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या अर्थ है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में विघटन होता है। तो इसका मतलब जीवाणु, हमने बात किसकी? जीवाणु की हमने कवक की बात नहीं की थी, बताइए मुझे। आप एक बात बताइए कि मैंने बात अभी किसकी की है? हमने बात की है जीवाणु की। हमने कहा अवायवीय श्वसन करते हैं, हमने लिख दिया जीवाणु। तो जो फिर एक ईस्ट, ईस्ट क्या होता है? ईस्ट तो एक कवक होता है। ईस्ट क्या है? एक कवक है, एक फंगस है। इसका मतलब फंगस वाला कवक वाला कार्य करेगा इसका? इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सही था, बहुत सुंदर बात है, परंतु वर्णन इसका गलत था। वर्णन ऐसा नहीं था, वर्णन कोई जीवाणु वाला होता कि पानी को शुद्ध करने के लिए अवायवीय इन जीवाणुओं का उपयोग किया जाता, तो सही बात थी, ठीक है। वर्णन गलत है, आपका सी नंबर सही होगा। चयन करना है, कॉलम ए और बी को चयन करना है। बताइए एच क्रिया, एच क्रिया कौन सी? जो अपनी इच्छा अनुसार करें। हम लिखेंगे, हमारी इच्छा लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। मर्जी बात करेंगे तो तुमसे नहीं बोलेंगे। कुर्सी घुमाएंगे, इच्छा है तो घुमाएंगे, नहीं तो नहीं घुमाएंगे। ऐच्छिक माना होता है जो इच्छा अनुसार कार्य हो, बेकार जो इच्छा अनुसार होते हैं ऐच्छिक कहलाते हैं। जैसे कार्यक्रम की समाप्ति पर ताली बजाना, अब हमारी इच्छा है ताली बजाएंगे, नहीं तो नहीं बजाएंगे, क्या कर लोगे? इच्छिक, ऐच्छिक होता है, ठीक है। नियंत्रण कौन करता है? पूरे बॉडी, पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है। और पेशी होता है, तंत्रिका तो पेशी होता है मतलब हाथ, थप्पड़। हाथ में पेशियां बढ़िया कार्य कर रहे हैं, आप थप्पड़ मार दोगे, नहीं कार्य कर रहे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। नियंत्रण कौन करता है? तंत्रिका तंत्र करता है, ठीक है। प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क हमेशा प्रमस्तिष्क वाला संतुलन बनाता है, प्रमस्तिष्क संतुलन बनाता है। और एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि, आपने देखा होगा एक इस टाइप की ऐसी ग्रंथि होती है, ऐसे ऐसे हेले लूप वगैरह बना होता है, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रिनल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि कहती है, इसको एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि होती है और मस्तिष्क संतुलन बनाए रखता है, ठीक है। यानी आपका आंसर नंबर कौन सा सही हो गया? एक का वाह, एक का वाह, ये वाला नंबर सही है। 2 का आ, बहुत सुंदर, ए वाला पॉइंट बी नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर आपका सही होगा, आप देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन था, इसका बी नंबर सही होगा, ठीक है। ऐच्छिक लिखना बोलना, नियंत्रण तंत्रिका तंत्र, पश्च मस्तिष्क शरीर संतुलन, एड्रिनल कार्य अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है, ऐसे कार्य होता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? 7, अंडाशय वे किस भाग को दर्शाता है? आप अगर बात करो तो ये प्रश्न जो है क्योंकि अंडाशय के किस भाग को ए दर्शाता है? ए कहाँ पे बना है? ए बना है यहाँ पर, और सबसे ऊपर क्या होता है? बीजांड होता है, बीजांड होता है, सबसे ऊपर क्या होता है? बीजांड, जहाँ से बीजांड पुंकेसर वगैरह मिलते हैं, ठीक है, इसको बीजांड बोलते हैं। वर्तिकाग्र, ये वाला कौन सा? वर्तिकाग्र हो जाएगा, ठीक है, ए भाग बीजांड हो जाएगा। फिर वर्तिकाग्र हो गया, ठीक है, वर्तिका यही वाली कही जाएगी, ठीक है, लेकिन ये कौन सा खंड होता है? बीजांड होता है। मादा युग्मक यहाँ होता है, ठीक है, बीजांड। अगला पॉइंट क्या है? यदि मटर गोल और हरे बीज वाले पौधे झुर्रीदार पीले के संग में संकरण कहा जाए, या बन पीले तो गोल पीले हो जाएंगे। देखो, गोल के साथ हरे थे, गोल के साथ क्या थे? गोल और झुर्रीदार एक साथ बातें हो गई, हरे और पीले एक साथ बातें होंगी, तो गोल के साथ तो हरा था ही, यानी ये नहीं होने वाला था, ठीक है। तो गोल का रंग बदलेगा, गोल और झुर्रीदार एक ही बात है, आकार है। गोल और झुर्रीदार क्या है? आकार है, आकार से एक है तो बस बात खत्म, तो गोल हो गया। और लेकिन कलर, गोल के साथ हरा था, आपकी कौन सा हो जाएगा? क्रॉस कराओगे तो पीला, तो इसका मतलब गोल पीला, आपका आंसर क्या जाएगा? गोल पीला हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है, चित्र किससे संबंधित है? बताइए, ये क्या कर रहा है? यहाँ वोकल्स बना लेता है। खाद्य क्या होती है? खाद्य मतलब पोषण करेगा, खाद्य क्या होता है? पोषण। जैसे कोई कीड़ा आएगा, जैसे एक कीड़ा जा रहा था, अब इसने क्या किया? इसने कीड़ा को जो था ऐसे इस टाइप का आकार का था, इसने तुरंत अपना ये मांस बढ़ा लिया, मांस बढ़ा के कीड़ा को इस टाइप से जकड़ लिया अपने अंदर। जैसे ही अंदर कीड़ा आया वैसे यहाँ से बंद हो गया और अंदर उसका पाचन कर दिया, ठीक है। जिसका मतलब पोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? पोषण कर रहा है, उत्सर्जन नहीं कर रहा है। कुछ बाहर निकाला है, उत्सर्जन हो गया। वो तो खा रहा है तो पोषण कर रहा है। अगर 2 भाग में टूटा, विभाजन हो जाता है, ठीक है। अगला, ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा। ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशा होता है। एक दिशा का मतलब, सबसे पहले पौधे, पौधे को खाया बकरी ने, बकरी को खाया भेड़िया ने, भेड़िया को खाया शेर ने, शेर जब मर गया तो शेर को खाया अपघटक जीवाणु विषाणु, जीवाणु विषाणु ने, यानी अपघटक हो गया, विषाणु हो गया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजर, अपघटक। क्या ये उल्टा हो सकता है? क्या बकरी, पौधा बकरी को खा सकता है? नहीं खा पाएगा,
बकरी भेड़िया को खा लेगी, नहीं खा पाएगी। भेड़िया शेर को खा लेगा, नहीं खा पाएगा। शेर जीवाण को खा लेगा, नहीं खा पाएगा। यानी कभी भी उल्टा नहीं होता, एक ही सीरियल चलता है। इसका एक दिशात्मक होता है। कैसा होता है? एक दिशात्मक होता है। बस यही हमारे ऑप्शन पूछा था, ठीक है। ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। इसके बाद हम चलते हैं अपने पार्ट, इसी में ही जोड़ के चला रहे हैं, पार्ट रहे बनाएंगे उसका। एक में ही क्वेश्चन ला रहे हैं हमारे पास। जो बचा हुआ है इसका सेक्शन ए, आपका सेक्शन खंड आ हो गया। अब खंड बा पे बात करेंगे। खंड बा पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हम बेहतर तैयार करके लाए। हमने आपके लिए पीडीएफ तैयार किया है और उसी के माध्यम से आपको हम पढ़ाएंगे, जिससे आप जल्दी भी कर लें और आंसर भी अच्छे हो जाए। आप चाहें तो कॉपी लेकर के बैठिएगा, सारे आंसर जरूर नोट करिएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो ऐसी अवस्था में आप क्या करना, केवल आप पढ़ते जाइएगा। 1.5 घंटे का वीडियो हमारी प्लेलिस्ट पे आपको हमेशा मिलेगा, तो आप अभी उसको पढ़िएगा। नहीं पढ़ पा रहा है तो जो है उसको पेपर तक 2 से 3 बार पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएगा। मैंने बहुत सरल भाषा में बना रखा है, तो वही आपको हम सिखाने वाले। ये हमारा पेपर था, ये पेपर था। स्टार्टिंग हमने खंड आ कंप्लीट किया है अपना। खंड आ हमारा कंप्लीट है, देखिएगा आप। इसमें जो है खंड आ बिल्कुल कंप्लीट चल रहा है। ये क्वेश्चन आपने कर लिए। ये देखो आपने अभी संतरा वगैरह, संतरा में कौन सा था हमारे पास? सिट्रिक अम्ल था। इमली में टार्टेरिक अम्ल था। सिरका में एस्टिक अम्ल था। टमाटर में एक्सेलिक अम्ल। ठीक है, ये आप पढ़ चुके थे। उसके बाद हम आगे भी चलने वाले हैं, इसमें भी बहुत कुछ है। 16 नंबर हो गया था, अच्छी क्रियाएं। देखो ये भी क्वेश्चन आपने कर लिया था, 20 नंबर हो गया था। अच्छा, अब आप यहाँ से बात करेंगे। आप आज आपकी बारी होगी सेक्शन बा में। किसकी बात कर रहे हैं आप? सेक्शन, इस वाले सेक्शन की आप बात कर रहे हो। इस वाले, इसका पहला प्रश्न हमारा खंड बा जो है उसका हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? आकृतियां दी गई हैं। क्या दिया गया है? तो यहाँ से देखिएगा। फिर मैं अभी क्वेश्चन डायरेक्ट पीडीएफ में मैंने नोट कर रखा है। पीडीएफ में इसलिए नोट किया है ताकि आप बेहतर उसको समझ सको। इसको उठा लो यहाँ से, ये हट जाइए, ऐसा नहीं करो आप। ये लो, मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी रेडी किया है। हमारा पीडीएफ, आप जो इस टॉपिक के अंतर्गत जो आप पढ़ने वाले हैं उसमें बहुत कुछ पढ़ेंगे। उसमें आप हर क्वेश्चन का इस तरीके से आप सोल्यूशन आपको हम बढ़ाएंगे। जैसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आप इससे पहले बार अगर आपने पेपर पढ़ा है तो आपको दिख गया होगा। वहाँ पर आपने देखा होगा हमने जो भी सोल्यूशन कराया हमारे सारे पीडीएफ थे, और पीडीएफ के माध्यम से हमने जल्दी से सिखाया हुआ है, जिससे आपका टाइम भी खराब नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका ये पहला वाला क्वेश्चन जो है उसको हम सोल्व करने वाले हैं। हालांकि ये क्वेश्चन थोड़ा वीआईपी लेवल का है, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला सेक्शन बा में हमारा पहला क्वेश्चन आ रहा है 4 अंक का आ रहा है। कितने नंबर का आ रहा है? 4 अंक का। और एक क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा, देखिएगा। इसी से हम शुरुआत करेंगे, यहीं से हमारा श्री गणेश होगा। नीचे दिए गए उत्तल लेंस द्वारा, प्रश्न क्या कह रहा था देखना, नीचे दिए गए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक आकार के संदर्भ में पूर्ण कीजिए। 4 नंबर का है। ए बी सी डी ई एफ जी, प्रत्येक पॉइंट कितने का है? आधे नंबर का है। अगर आपका एक पॉइंट सही होता है तो आपको आधा नंबर मिलने वाला है, और सारे पॉइंट सही होते हैं तो टोटल 4 नंबर। 4 नंबर की शुरुआत हो रही है। आपका सेक्शन बा जो है शुरुआत ही 4 नंबर से हो रही है। ठीक है, मैंने हालांकि इसका आंसर भी देखा है। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको जब अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। ऐसी अवस्था में बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, इन्होंने कहा है कि नीचे दे उत्तर लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति समझानी है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ है? अनंत पर स्थित है। अच्छा, जब भी अनंत पर स्थित होता है तो फोकस दूरी कहाँ होती है? F2 पर बनती है। और ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब का साइज कैसा होगा? उत्तल, किसकी बात हो रही? उत्तल की। उत्तल में क्या होता है? अत्यंत छोटा होता है, बिंदु के आकार का। इसमें ऑप्शन आपको क्या लिखना है? ये अत्यंत छोटा होगा और बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक के साथ कौन सा होता है? उल्टा। बी नंबर क्या यहाँ पे लिखना है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ये छोटा छोटा हो जाएगा। ये कैसा होगा? छोटा प्रतिबिंब होगा, बी के आकार का होगा। ठीक है, इसे बिंदु के आकार का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट 2F1 पर वस्तु स्थित है, प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है। और ऐसी अवस्था में इसका प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? तो इसका सी नंबर हमारा कैसा हो जाएगा? 2F1 पर प्रतिबिंब है, 2F2 पर वस्तु बन रही है, तो ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा समान आकार का। कैसा आकार होगा? समान।
समान आकार का प्रतिबिंब होगा। और यहाँ तो वही बनना है, वास्तविक और उल्टा। उत्तल में वास्तविक, ध्यान रखिएगा, उत्तल में वास्तविक और आभासी कब होगा? जब फोकस पर वस्तु रखी हुई। अगर वस्तु फोकस पर है, फोकस दूरी पर वस्तु है, तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब उत्तल में होता है, नहीं तो सारे वास्तविक होते हैं और उल्टे प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है, F2 F1 के बीच फोकस पर, ठीक है, प्रतिबिंब है। फोकस पर क्या है? प्रतिबिंब है। अच्छा, बड़ा प्रतिबिंब बनाना है आपको। बड़ा प्रतिबिंब बनाना है तो इसका मतलब वस्तु कहाँ रखी होगी? अनंत पर। बड़ा प्रतिबिंब जब भी हो तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा वस्तु कहाँ रखी होनी चाहिए? 2F1 से दूर, 2F2 से परे होगी, यानी 2F2 से दूर वस्तु होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में कैसा? बड़ा और अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब बनता है। और फोकस ये तो वही रहेगा, वास्तविक और उल्टा। इसका नाम क्या होगा? वास्तविक प्लस उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। प्रकाशिक केंद्र क्यू के बीच, प्रकाशिक केंद्र क्यू के बीच है तो वस्तु कैसी होगी? बिंब के पीछे होगी। वस्तु कैसी होगी? बिंब के पीछे होगी। प्रतिबिंब हमेशा बड़ा इसका बनता है और आवासी सीधा, आवासी और सीधा बनता है। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट भरना है। आपको इस 4 नंबर देने वाला है। बढ़िया से इसको समझिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, ये आपको कितने देगा? 4 नंबर देने वाला है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप जूम करके इसको देख सकते हैं। ठीक है, जूम करके आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रतिबिंब भरना है। पहला वाला पॉइंट आपका बेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे आपको 4 नंबर देने वाला है, आधा आधा नंबर देने वाला है। हालांकि इसका हमने वीडियो बना रखा है, इसका हमारे पास वीडियो है, वहाँ पे हमने सारे प्रतिबिंब बताए हुए। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा, क्लास 10 टारगेट बेसिक डालिएगा, फिर उसमें क्लास 10 साइंस पे जाइएगा। वहाँ पे आपका जो मानव नेत्र वाला टॉपिक है, वहाँ पे हमने इसका PDF, उसमें परावर्तन अपवर्तन जो दिया है, उसी में हमने इसका प्रतिबिंब बना रखा है। पूरा चित्र में समझाया है कौन सा प्रतिबिंब कहाँ पर कैसे बनता है। यहाँ तो केवल प्रश्न था, इसलिए हम जल्दी से थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कैसे लिखना है कि अगर वस्तु अनंत पर है, फोकस F2 पर है, तो ऐसी अवस्था में अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक हमेशा वास्तविक उल्टा, सब में तीनों खंड में वास्तविक उल्टा होता है, इसमें आवासी सीधा होता है। ठीक है, बार लिखा भी है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें वस्तु अगर अनंत पर वस्तु है तो छोटा प्रतिबिंब, 2F1 पर वस्तु, F2 पर प्रतिबिंब बन रहा है तो समान होगा। F और 2F1 के बीच है तो इसका मतलब F2 से दूर प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा अत्यधिक बड़ा होगा। ठीक है, आवर्धित होगा। फिर फोकस पर है तो इसका मतलब वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, या आवासी प्रतिबिंब, यानी बनेगा नहीं, वस्तु के पीछे का प्रतिबिंब बन सकता है, तो आवासी होगा और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, बस इतना आपको वहां लिखना था पेपर में। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए जरा। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहेगा, क्या भाई कहना चाहेगा क्वेश्चन? कहिए। देखो दूसरा प्रश्न हमारा क्या बात करेगा, पहले हम इसको हटा देते हैं फिर आगे बढ़े। दूसरा क्वेश्चन, इसी में आगे हमारा क्वेश्चन आएगा इंद्रधनुष वाला। कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? इंद्रधनुष वाला हमारा क्वेश्चन आने वाला है दूसरा। देखो इस क्वेश्चन की आप बात करने वाले हो। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहेगा, ये आपका क्वेश्चन जो है 4 अंक का है। चाहे क्वेश्चन वर्षा के पश्चात, वर्षा के पश्चात देखिएगा क्वेश्चन आपका, देखिएगा वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। जब भी अगर बात चित्र की आ गई तो वो 2 नंबर देता, आधे नंबर का चित्र होता है, आधे नंबर से बना के लिखने का होता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा आपको चित्र बनाना। चित्र आप देखिएगा बहुत सरल चित्र हमने आपके लिए बनाया है, आप वही तुरंत पेपर में अपने स्केच जरूर लेके जाएगा। इसी अवस्था में स्केच रखा करो, और नहीं स्केच है तो पेंसिल से ये ऐसे कलर लाल, लाल पीला, यानी लास्ट में नीला आ जाएगा। ठीक है, लाल, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, देखो बैंगनी, आसमानी, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, विबग्योर होता है। क्या होता है? विबग्योर। जो क्रम हमारा होता है इसका क्या होता है? विबग्योर होता है। VIBGYOR, GYOR, ये इंद्रधनुष का रंग होता है, विबग्योर होता है। ठीक है, ये आकाश का रंग भी होता है, इंद्रधनुष का भी होता है। बैंगनी हो गया, इंडिगो आसमानी हो गया, इसमें नीला हमेशा आगे रहेगा, आसमानी नहीं आगे रहेगा। ठीक है, बैंगनी, नीला, आसमानी। हरा, पीला, हरा,
पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस तरीके से कलर आपको ऐसा एक चित्र, ये विबग्योर याद रखना और आप पहले हिंदी में लिख के देखना, इसमें नीला ना रखना, विबग्योर में इंडिको मत पहले करना, पहले ब्लू होता है। ठीक है, अगर आपके पास पेंसिल है, इरेजर है, वो क्या नाम उसका कलर है, तो सारे कलर बना देना। ठीक है, बढ़िया सुंदर सा बादल टाइप का बना देना, कलर बना देना। ये आपको चित्र बनाना है, ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर सा चित्र है, आपको वहाँ बनाना पड़ेगा। ये आपके 2 नंबर देने वाला है चित्र। ठीक है, फिर क्या इन्होंने बोला है, इन्होंने बताया कि वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया को भी आपको समझाना है। अब इसकी प्रक्रिया क्या कहती है, चलो इसकी प्रक्रिया पे हम बात करने वाले हैं। प्रक्रिया भी तो इनकी कुछ कहेगी, कहने तो जो भी कहे, देखते हैं क्या होती है इनकी प्रक्रिया। इनकी प्रक्रिया क्या कह रही है, ध्यान से समझना एक बार। इनकी प्रक्रिया ये कह रही, वर्षा के पश्चात इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया। तो देखो समझिएगा इसको कि इंद्रधनुष कब बनता है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। जब एक भाग में, जैसे आप ऐसे खड़े हो तो आपके पीठ के पीछे सूर्य है, इधर बादल है, तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट बादलों में, वहां जो बूंदें होती है, पानी की छोटी छोटी सघनता होती है, उन बूंदों से टकराएंगी, अपवर्तन होगा, अंदर जाएंगी और अंदर उसकी तली पीछे वाले भाग से बूंद के टकराएंगी, वापस लौटेंगी, फिर एक बार घूम के वापस लौटेंगी और फिर ये किरणें वापस आएंगी। तो ये सारे अपने रंग, प्रकाश का सूर्य का रंग कितना, 7 रंग होते हैं, बैंगनी, आसमानी, पीला, हरा, नारंगी, लाल। ठीक है, और सातों रंग जो होते हैं पूर्व अलग अलग कर देती है, और इसी का एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, चाप बन जाता है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, तो यही बात आपको वहां लिखनी है। हमें आकाश में कैसे आपको लिखना है, देखना जरा, समझिएगा थोड़ा। इसको हटा लेते हैं, नहीं तो आपको फिर समझ में नहीं आएगा। देखो अब समझ में आएगा। क्या आपको लिखना है, हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद दिखाई देता है। ये तो जाहिर सी बात है, जब वर्षा होगी तभी तो इंद्रधनुष दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं। क्योंकि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए सूर्य प्रकाश को वायुमंडल में मौजूद पानी की बूंदों से होकर गुजरना पड़ता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको वायुमंडल में उपस्थित पानी की बूंदें, उनके अंदर से होकर गुजरना पड़ता है, तभी इंद्रधनुष का निर्माण होता है। मैंने बताया था आपको, वर्षा के बाद ही हवा में ये बूंदें मौजूद होती है। यानी इसका मतलब ये पेपर है, हमने मॉडल पेपर पहला बनाया था, दूसरा बनाया, दोनों में एक क्वेश्चन आया। इसका मतलब ये मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो एक प्रिज्म की तरह है, बूंदे क्या करती है, बूंदे पानी की जो बूंदे होती हैं, वो बारिश की बूंदे जो होती है प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जब प्रकाश इनमें, सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो अपवर्तित होंगी, पहले अंदर जाएंगी, फिर तुरंत परावर्तित होंगी उसके सतह से टकराकर, जिससे सफेद प्रकाश जो होता है, श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश का रंग क्या होता है, श्वेत प्रकाश होता है। ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि क्या लिखोगे, जब सूर्य की बूंदें, यानी वर्षा के बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देगा, क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों में अपवर्तित होकर पुनः परावर्तित होता है तो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अपने 7 सूर्य की किरणें 7 रंगों में बढ़ जाती हैं, बैंगनी, आसमानी, पीला, हरा, नीला, नारंगी, लाल, सारे बता देना, और इसीलिए हमें इंद्रधनुष स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसकी बनने प्रक्रिया क्या होती है, सबसे पहले अपवर्तन होगा। अपवर्तन का मतलब कि प्रकाश बूंद के अंदर जाएगा, फिर विक्षेपण, अब अंदर जाते ही वो अपने 7 रंगों में बट जाएगा। जब सूर्य का किरणें जो होती हैं पानी की बूंद में प्रवेश करती हैं तो वे मुड़ जाती हैं और अपने अवयवी रंगों में या घटक में बट जाती है, इसे बेल विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, पहले पानी के अंदर जाएंगी बूंद के अंदर और फिर तुरंत ये अपने 7 रंगों में बढ़ जाएंगे। प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश 7 रंग होते हैं, बैंगनी, आसमानी, पीला, हरा, नीला, नारंगी, लाल। ठीक है, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होता है। ठीक है, विव और मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये 7 रंगों में बढ़ जाएंगी। फिर आंतरिक परावर्तन, पहले तो बटेंगे अंदर, फिर प्रत्येक बूंद परावर्तित होगी, प्रत्येक रंग परावर्तित होगा, प्रत्येक प्रकाश की बूंद जो होती है आंतरिक सतह पर फिर परावर्तन होगा और फिर अपवर्तन होगा, फिर दोबारा बूंद जो है बाहर आएगी, पहले अंदर ही एक बार, फिर ये घूमेगी, आंतरिक परावर्तन होगा और फिर ये बूंद से बाहर प्रकाश आएगा। बाहर आएगा तो अपने बाहर निकलते समय प्रकाश एक बार फिर अपवर्तित होता है, जिससे एक एक रंग का स्पेक्ट्रम बन जाता है, जिसे हम इंद्रधनुष के रूप में देखते हैं। तो ये इसका सीरीज होता है, इस चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये इंद्रधनुष का ये सीरीज होता है, इंद्रधनुष का ये सीरीज होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इंद्रधनुष बनाना पड़ेगा। ये चित्र आपको दिख रहा होगा, चित्र जो है, चित्र आपको दिख रहा होगा, ये देखिएगा, इंद्रधनुष आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बढ़िया से इसको समझ के चलिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये हमारे इंद्रधनुष की बात हो रही थी। यहाँ पे हम इसको सारे मिटा दें, बहुत सारा मटेरियल हो गया, गंदगी ज्यादा होगी भाई, ध्यान से देखिएगा और चित्र बड़े सीखिएगा। इसका ट्रिक याद रखिएगा। इसका ट्रिक क्या होता है, विवग्योर होता है। इसका ट्रिक क्या होता है, देखो मैं ट्रिक लिख देता हूँ। इसका ट्रिक होता है विव, VIBGYOR। ठीक है, वायलेट, इसका मतलब होता है वायलेट,
आई से इंडिगो, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, लाल। ठीक है, क्या होता है? लाल होता है। नी बैंगनी, आसमानी या धानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, ये इतने 7 रंग होते हैं। इसे कितने रंग होते हैं? 7। कोई कहे सूर्य के रंग कितने होते हैं, तो सूर्य के रंग कितने होते हैं? 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र चित्र को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। ये भी 4 नंबर का है। इस चित्र को देखना है और प्रत्येक 4 नंबर के उत्तर देने। बहुत सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चित्र को देखते जाना है और प्रश्न के उत्तर देना है। देखो इसका प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। हमने सारे डाटा आपके लिए तैयार कर रखा है, कतई तनाव नहीं लेना, बेहतर सिखाने वाले हैं आज हम। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसी के आधार पर हम इसके आंसर देने वाले हैं। पहले हम इसका ये बवाल खत्म करें। आप लोग कमेंट में बताया करो भाई, कमेंट कोई नहीं करते, उन्हें लाइक करते हो, लाइक करके बताया करो मुझे, कमेंट में भी बताया करो क्या क्या आपने अच्छा लगा, क्या आपके लिए और बनाया जाए। कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए करो, ये जरूरी है आपका कार्य। जब तो हम इसको मिटाते तो कमेंट कर दिया करो, बताया करो समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारे पास ऐसे एक चित्र आएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक 4 प्रश्न दिए होंगे, 1 2 3 4, और चारों का उत्तर आपको देना होता है। और ये क्वेश्चन हमारा कितने नंबर का होता है? ये क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप। 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। ये रहा। ठीक है, देखो अब चलो इसका उत्तर करते हैं। क्या प्रश्न इन्होंने बोला है? प्रश्न का है, चित्र को देखकर ध्यान से देखिए पहले चित्र। ये तर्जनी उंगली हो गई, ये मध्यमा हो गई, ये अंगूठा हो गया। आपको खूब पता है। ये हाथ देखिए कौन सा है। ऐसे क्या आप जब प्रिंट करोगे इसको तो ये वाला ये हाथ बनेगा। ठीक है, कौन सा बनेगा? ये वाला। यहाँ से देखिए ऐसे ऐसे इसकी तरफ ऐसे घूम जाओ तो पेपर को सामने रखो, ऐसे बना के देखो। अगर आप ये बनाओगे तो ये नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि अंगूठा कहाँ है? इधर जा रहा है, अंगूठा इधर। अगर आप ये बनाओगे हाथ, या देखिएगा आप इसको ऐसे बनाएगा तो अंगूठा इधर जा रहा है, और इसमें अंगूठा कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है। तो ये कौन सा हाथ हो गया बताइए? ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। कौन सा बनेगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है यह किस नियम से संबंधित है? तो बस आ गया उत्तर हमारा। ऐसे आप तुरंत ऐसे पेपर सामने रखना, करके देखना कि इधर अंगूठा इधर को जा रहा है, इससे अंगूठा इधर को ही जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यह चित्र जो होता है किस नियम पर संबंधित है? तो ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर संबंधित है। किस पर आधारित है ये चित्र? फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर आधारित है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? हस्त तर्जनी अंगुली, तर्जनी अंगुली क्या दर्शाती है? तो बाएं हाथ में ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। एक किसको दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र दर्शाती है। ये बल को दर्शाता है, और ये होती है धारा की दिशा। धारा की दिशा, ये चीज याद रखिएगा। ये बहुत जरूरी बात है जो मैंने आपको लिखा हुआ है, ये आपको सीखना पड़ेगा। इसको आपको जो है सीखना पड़ेगा। देखो कैसे कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे उसके पास वाली उंगलियों को इस पर फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और जो मध्यमा उंगली होती है वो धारा आई की दिशा बताएगी। ये हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम था। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला प्रश्न फ्लेमिंग के बाएं हाथ पर आधारित है। दूसरा प्रश्न, हाथ की तर्जनी उंगली क्या दर्शाती? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। कौन सी दिशा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। मध्यमा क्या दर्शाती है? धारा आई की दिशा दर्शाती है। अंगूठा किस ओर संकेत करता है? चालक पर लगने वाले बल। बस हो गया, चालक पर लगने वाले बल की दिशा। तो हमने उत्तर भी दे रखा है। उपरोक्त चित्र में फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम पर आधारित है। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, मध्यमा धारा की दिशा दर्शाती है, और अंगूठा जो होता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को संकेत करता है। ये आपको 4 नंबर देगा। महज 2 मिनट का आंसर होगा जो हमें 4 नंबर देने वाला है। अगर आपने बढ़िया से अगर हमारा वीडियो देखा हुआ है तो गारंटी आप इसको कर पाएंगे, और ये आपको 4 नंबर देने वाला है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा था, यहां से हम पहले बात करेंगे इनसे।
पेपर से पहले हम बात करते हैं। पेपर जी क्या कहते हैं? पेपर जी कह रहे हैं, पहले इनको हटाओ, कबाड़ा खत्म करो। इरेजर इरेजर, चलो। हाँ, पेपर कह रहा है भू संपर्क तार का क्या कार्य होता है, धातु के आवरण वाले संधारित्र को भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है, ये हमारा पेपर कह रहा है। भू संपर्क तार की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 3 था, प्रश्न नंबर 4 ए भी हमारा 3 नंबर का है। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। चलो देखते हैं भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। भू संपर्क तार आपने देखा होगा, भू संपर्क तार आपने देखा है? नहीं देखा है तो आप देखिए, आपने देखा होगा कभी जो खंबा नहीं गाँव में लगे होते हैं, तो प्रत्येक खंबा में एक अर्थ लगा होता है, नीचे की ओर ऊपर से तार जा रहे हैं 11,000 लाइन, और उसके बाद से एक खंबा में एक लंबा सा इतना मोटा अल्मोनियम का तार होगा, नीचे तक आएगा, नीचे खोटी लोहे की होती है, उसमें बंधा हुआ होता है। इसको भू संपर्क तार कहते हैं। क्या बोला करते हैं इसको? भू संपर्कदार। और इसका काम क्या होता है? ये अर्थिंग देता रहता है, ठीक है। तो देखो, यही आप प्रश्न करने वाले हैं। आज आपका जो प्रश्न वो कह रहा है, वो आपका प्रश्न भू संपर्क तार की ही बात कर रहा है। थोड़ा बात करते हैं। देखो ये रहा, ये इसका नाम क्या है? ये भू संपर्क तार। देखो इस तरीके से है। ये क्या है? ये भू संपर्क तार। प्रश्न हमारा था भू संपर्क तार का क्या कार्य है, धातु के आवरण वाले विद्युत संधारित्रों भू संपर्कित करना क्यों आवश्यक होता है, जितने भी विद्युत संधारित्र होते हैं उनको भू संपर्क से क्यों जोड़ा जाता है। तो देखो आपने ये जैसे ये खंबा गड़ा, ये एक खंबा, ये एक पोल गड़ा हुआ है, बिजली का पोल है, ऊपर 11,000 लाइन जा रही है, और नीचे से एक तार ऊपर से आया हुआ है, और यहाँ ये दो लोहे की खूंटी बनी हुई है, और इसमें तार का संपर्क करा दिया। ये अर्थिंग के लिए होता है, इसी को भू संपर्क तार कहते हैं, भूमि से संपर्क करने वाला तार होता है। ऐसे आप देखो, ये रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे लाइन ऊपर तो 33,000 वोल्टेज चलता है, रेलवे लाइन में कितना चलता है? 33,000, और 33,000 वोल्टेज के साथ साथ भी इसमें भी एक देखो अर्थ जा रहा है, और ये देखो खूंटी जमीन में गड़ी है। ये क्या कर रही है? ये भू संपर्क तार होता है। ये क्या करता है? अर्थिंग देता है। क्या देता है इसको? अर्थिंग देता है। तो बस यही आपको बताना है। भू संपर्क तार जो होता है, चलो इसको पॉइंट को समझते हैं, इनके पॉइंट को क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं भू संपर्क जो तार होता है, मुख्य कार्य धातु के आवरण वाले बिजली के उपकरणों को विद्युत झटके से बचाना होता है। जब लाइट आती है तो लाइट आने पर एकदम झटका लगता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि अगर लाइट आती है तो लाइट आने पर क्या होता है? एक झटका लगता है, झटका की अनुभूति होती है, और जो उपकरण होते हैं, जो अगर वो संपर्क तार है तो वो तुरंत ही उसको कंट्रोल कर लेता है, झटका को कंट्रोल कर लेगा, कोई तार नहीं हिलेगा, कुछ नहीं होगा, एकदम कोई उपकरण अगर चल रहा है तो वो बड़ी आसानी से धीरे धीरे एकदम स्टार्ट हो जाएगा। तो झटका जो होता है नहीं महसूस होता है। तो पहली बात, विद्युत उपकरण जो होते हैं उनको विद्युत झटके को खत्म कर देता है। यह तार विद्युत धारा के क्षरण की स्थिति में, विद्युत धारा का जो नुकसान होता है उसकी स्थिति में उसे सुरक्षित रूप से जमीन में भेज देता है। अगर बाई चांस विद्युत धारा अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो वो उस धारा को कहाँ भेज देगा? डायरेक्ट जमीन में भेज देगा, नुकसान नहीं होगा, उपकरण सुरक्षित रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, जिससे उपयोगकर्ता को करंट लगने से खतरा कम हो जाता है, या सुरक्षा के लिए एक कम प्रतिरोध वाला पथ प्रदान करता है, या सुनिश्चित करता है कि यदि उपकरण आवरण लाइव हो जाता है तो उसका विभव भूमि के विद्युत के बराबर रहे। अगर बाई चांस उपकरण जो होता है उसमें डायरेक्ट धारा प्रवाहित होने लगती है तो भी वो भूमि के धारा के बराबर है, विद्युत के बराबर है, भूमि के विभव के बराबर है, और यही बातें सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो भू संपर्क तार का उपयोग होता है कि उपकरणों को तेज एकदम लाइट आने पर झटके से बचाना होता है। दूसरी बात, परिपथ जो है अगर बाई चांस डायरेक्ट हो जाता है, लाइव हो जाता है, तो उसको जो होता है ये उसका विभव धरती के विभव के बराबर बनाए रखता है, तुरंत धरती का विभव उसको प्रदान कर देता है, और वो उपकरण सुरक्षित रहता है, ठीक है। सुरक्षा कैसे प्रदान कर देगा? भू संपर्क तार जो होता है, भू संपर्क तार, इसका उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, खासकर उन उपकरणों में जिनका आवरण धात्विक होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, बिजली की इस्त्री, जो प्रेस वगैरह होती है, रेफ्रिजरेटर होती है। यानी अब आपको हम कैसे पहचाने? आपको मैं ऐसे पहचान देते हैं। आप देखते हैं 3 प्लग वाला स्विच, 3 प्लग वाला जो स्विच होता है वो भू संपर्क तार, वहाँ पे एक अर्थिंग होता है। जो आपने 3 प्लग वाला स्विच देखा होगा तो 2, एक लाल कलर, एक हरा कलर, लेकिन एक जो है न्यूट्रल होता है, इसको न्यूट्रल बोला जाता है, न्यूट्रल, ठीक है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल जो तार होता है वो न अर्थ में होता है, न फेस में होता है। तो वही मेन अर्थ होता है। वो क्या होता है? वो मेन अर्थ होता है, और उसी को हम भू संपर्क तार कहते हैं। आप फ्रिज के प्लग की बात करो, 3 स्विच वाला होगा, ठीक है। आप इस्त्री विद्युत प्रेस की बात करो,
आपको हम अगर प्रेस दिखाते हैं तो प्रेस में भी यही सिस्टम होता है, विद्युत प्रेस में भी क्या करेंगे आप 3 प्लग वाला, जैसे आपको हम दिखाते हैं एक उपकरण हमारे पास है, वो हम आपको दिखाते हैं। देखो, हम आपको विद्युत इस्त्री दिखाते हैं, तो विद्युत इस्त्री में आप देखिएगा यहाँ पे कितने दिख रहे हैं आपको, स्पष्ट सभी को दिख रहा होगा। तो इसमें 3 प्लग हैं, 3 प्लग दिख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, एक में मैन होगा यानी प्लस होगा, एक में माइनस होगा, यानी कि जब हमारे पास तार आते हैं, लाइट के जो 2 तार होते हैं, तो उनमें एक अर्थ होगा, एक में फेस होगा। लेकिन ये जो तार होता है इसको न्यूट्रल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल बोला जाता है। इसमें ना अर्थ होता है ना फेस होता है, केवल तार लगा रहेगा। यहाँ से आप इसको अगर, यहाँ से आप अगर, अभी गिर गई थी ना, अगर इसको आप निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपको 3 तार दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे उनका कोई अर्थ नहीं होगा। वो केवल इसीलिए कि बाई चांस अगर इसमें धारा अगर ज़्यादा प्रवाहित हो जाए तो तुरंत ये वाला उसको न्यूट्रल को, उसको धारा को अपनी ओर खींच देगा और इसका विभव बढ़ा देगा, जिससे उपकरण जो है फूकने से बच जाएगा, ब्लास्ट होने से बच जाएगा। ठीक है, तो यही भूसंपर्क तार का उपयोग होता है। झटके से भी बचाएगा, जब इसमें अचानक लाइट जब आप पहुंचाओ, इसको प्लग लगाओ तो झटका नहीं लगेगा इसको। ठीक है, तो ये सब भूसंपर्क तार का उपयोग होता है। दूसरी बात, यदि किसी उपकरण में विद्युत क्षरण होता है तो भूसंपर्क तार जो होता है विद्युत प्रवाह को उपकरण के आवरण के बजाय जमीन में भेज देता है। बाई चांस अगर विद्युत क्षरण, बहुत ज्यादा विद्युत का ह्रास हो रहा है, तो वो तुरंत उसको विद्युत कहाँ भेज देगा, जमीन में। 11,000 लाइन एकदम लाइट आ गई तो 11,000 को जमीन में भेज देगा और उपकरण सारे सुरक्षित बच जाएंगे। ठीक है, ये भूसंपर्क तार का उपयोग होता है। विद्युत झटके से बचाओ, तो हमने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अगर आप झटके को छूते हो तो भी शरीर से धारा का प्रवाह ना हो, इससे आप गंभीर विद्युत झटके से भी बच जाते हैं। अगर आप उपकरण को छू लो और उपकरण में करंट आ रहा है तो ऐसे अवस्था में भी आपको करंट तेज नहीं लगेगा। कम प्रतिरोध मार्ग, यह तर पृथ्वी के लिए कम प्रतिरोध वाला विद्युत चालन प्रदान करता है, जिससे विद्युत धारा को सुरक्षित रूप से जमीन में जाने का मार्ग मिल जाता है। अगर बाई चांस 11,000 लाइन आ जाए तो वो आराम से विद्युत में उसको धीरे से, कम प्रतिरोध वाला, कोई रुकावट नहीं है, आराम से विद्युत को कहाँ जाने देता है, जमीन में जाने देता है, और उपकरण सारे बच जाते हैं। ठीक है, इसी को भू संपर्क तार कहते हैं। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया से ही आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप सही नहीं लिखते हो तो अच्छे नंबर नहीं आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हमारा पेपर कहाँ गया। हमें लग रहा हमारा पेपर कहाँ गया, पेपर क्या साइड में कर दिया, ये पहुंच गया पेपर। भाई इतना काहे गुस्सा हो गया हमसे, पेपर हो गया गुस्सा। अब देखो, चलो पेपर भाई आ जाओ। पेपर, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 का बा, ये भी 3 नंबर का है। 1 नंबर का भूसंपर्क तार था 3 नंबर का, और 3 नंबर का अगला क्वेश्चन भी है। क्या क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है, संक्षिप्त रूप में स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, ताप क्या होता है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो मैंने अभी विद्युत प्रेस की बात की है। ये क्या करती है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। इसके अंदर एक स्प्रिंग पड़ा होता है, एक तार इस टाइप का एक स्प्रिंग होता है, ऐसे करके। विद्युत धारा तापीय प्रभाव में तो क्या होता है, एक ऐसे एक स्प्रिंग होता है, और जैसे ही ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो वो स्प्रिंग एकदम लाल गर्म हो जाएगा और चारों तरफ ऊष्मा फैलाने लगेगा। स्त्री ये वाला भाग गर्म हो जाएगा और आप प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को आप तापीय प्रभाव कहते हैं। इसी तरीके से आप बात करो किसकी, विद्युत बल्ब जो 100 वाट वाला होता है, 200 वाट वाला हैलोजन होता है, तो एक इसके अंदर स्प्रिंग पड़ा होता है, तो बहुत तेज गर्म हो जाता है, लाल गर्म होकर एकदम प्रकाश देने लगता है। ठीक है, तो इसी को तापीय प्रभाव कहते हैं। इसका उत्तर देखो हमारा क्या कहेगा, अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव देखिए, पहले इसका अगले पॉइंट पे आओ। क्या होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, यहाँ देखिएगा। ये रहा हमारा। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखना जरा, विद्युत धारा तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव एक ही बात होती है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वह घटना है जब किसी चालक जैसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह ऊष्मा उत्पन्न कर दे। जैसे ये स्प्रिंग है, एक इसका रॉड का है, पानी वाली रॉड बोल सकते हो आप, हीटर बोल सकते हो, सर्दी में नहीं आप हाथ सेकते हो। ठीक है, तो हीटर है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे धारा प्रवाहित होगी वैसे क्या करेगा, वो धारा प्रवाहित होने पर तार जो है ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। यह इलेक्ट्रॉन और चालक के क्यों होता है, कोई कहे क्यों होता है, ये ऊष्मा प्रवाहित क्यों होती है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्या आते हैं, चालक उसके अंदर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और चालक के बीच में टकराव होने से क्या होता है, एक आग लग जाती है, ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, परमाणु कंपन करने लगते हैं और चालक गर्म हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन
और चालक चालक के बीच टकराव जब होता है तो तार जो होता है कंपन करेगा, कण कंपन करेंगे और जो है एक चालक गर्म हो जाएगा। इसी प्रभाव के कारण ही इलेक्ट्रिक हीटर, बल्ब और प्रेस जैसे उपकरण काम करते हैं। ठीक है, यही मैंने बताया, प्रेस जैसे उपकरण जो होते हैं इसी की वजह से काम करते हैं। फिलामेंट तार जो 100 वाट वाले बल्ब नहीं होते हैं, आपने देखे होंगे, पहले अब बल्ब की संरचना ऐसे बनाई जाती थी, अब तो नहीं आता है बल्ब। पहले बल्ब आता था ऐसे, ऐसे बल्ब आया करता था। ठीक है, फिर उसमें एक ऐसे स्प्रिंग आया करता था, फिर वो ऐसे स्प्रिंग बना होता था। 100 वाट वाला बल्ब मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, तो ये बल्ब यहाँ पे क्या होता था, दो स्विच लगे रहते थे ये। ठीक है, ये स्विच लगे होते थे, तो ये बल्ब की संरचना आती थी। ठीक है, यहाँ पे इधर से यहाँ तक एक कांच होती थी, एक कांच में स्प्रिंग निकले होते थे। ठीक है, तो बल्ब की संरचना क्या होती थी, ठीक है, देखना जरा। फिलामेंट जो था, इसको फिलामेंट बोलते थे, इसको बोलते थे क्या, फिलामेंट बोलते थे। टंगस्टन धातु का तार होता है, विद्युत धारा प्रवाह जो गर्म हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। हीटर में नाइक्रोम, कोई पूछे हीटर में कौन सा तार होता है, नाइक्रोम। प्रेस में कौन सा तार, नाइक्रोम होता है। और फिलामेंट का बल्ब में होता है। ठीक है, हीटर में नाइक्रोम का तार होता है, वो टंगस्टन का जाता है, जो धारा प्रवाहित होने पर अधिक गर्म हो जाता है। जब गर्म हो जाएगा तो उष्मा प्रवाहित होगी, उष्मा से जो है हीटर काम करता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया से इसको आप समझ के चलिएगा। ये देखो, जैसे विद्युत बल्ब है, फिलामेंट तो इसका गर्म हो गया, फिलामेंट इसका गर्म हो गया और बहुत तेज प्रकाश दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, देखो नाइक्रोम, ये हमारा था किसका, नाइक्रोम। इसका प्रश्न था विद्युत धारा का चुंबकीय तापीय प्रभाव था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर बाई चांस आपको इनमें से प्रश्न आते हैं तो आप ये करिएगा, ऐसा नहीं है कि इसका एक इसका तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। अगर ये प्रश्न आते हैं तो आप ये करिएगा, अगर ये प्रश्न आपको नहीं आते हैं तो अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास इनमें से अगर क्वेश्चन आता है, जैसे अथवा में चाहे आपको ये सारे करने या ये सारे, कभी ये चीज मत करना, एक इसका कर दो एक इसका कर दो, आपके नंबर कट जाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर आपको ये दोनों आते हैं ठीक, अगर ये दोनों नहीं आते तो उनको छोड़ो, फिर आप ये वाले करिएगा। ठीक है, बात वही होती। तो इसका 4 नंबर का जो अथवा है, घरेलू विद्युत परिपथ में, प्रश्न कह रहा है श्रेणी संयोजन का उपयोग क्यों नहीं करते। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है, श्रेणी क्रम का मतलब हम आपको समझाते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब, अब मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा। श्रेणी क्रम का मतलब होता है कि ऐसे एक तार जा रहा है, हमने एक बल्ब इसका यहाँ लगा दिया, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, एक बल्ब हमने यहाँ लगा दिया, और यहीं से एक तार वापस करके हमने यहाँ पे इसका स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच लगा दिया। अब आप अगर धारा प्रवाहित होगी तो वो यहाँ से चलेगी, सब बल्ब एक साथ जलेंगे। पता चला धारा प्रवाहित हो रही थी और सारे स्विच, वो तो ऑलरेडी एक ही स्विच होगा, इसमें क्या होगा, एक ही स्विच होगा, धारा लाइट आ गई तेज, सारे उपकरण आपके फूक जाएंगे। या जो पहला उपकरण लास्ट में पहला उपकरण पड़ेगा, ज्यादा धारा खींच लेगा, कम खींचेगा, इसको धारा ही नहीं मिलेगी, ये बहुत कम चलेगा। तो ऐसी अवस्था में इसीलिए श्रेणी का उपयोग नहीं करते हैं, केवल समांतर क्रम का उपयोग करते हैं। समांतर क्रम में प्रत्येक स्विच, प्रत्येक उपकरण का स्विच अलग होगा। वो चलाना है तो उसका स्विच ऑन करो, वो चलाना है उसका स्विच ऑन करो, तो एक स्विच ना होकर के बहुत सारे होते हैं, और श्रेणी क्रम में केवल एक स्विच होता है। तो अब आप समझ गए ना क्यों ऐसा उपयोग करते हैं। लेकिन मैं आपको जो है इससे भी समझाता हूँ, पीडीएफ के माध्यम से जो आप पेपर में लिखेंगे उसका सीरीज भी बताता हूँ कैसे लिखना है, ये हमारे पास है। तो देखिए, इसको जरा एक बार समझ के चलिएगा, इसका आनंद लीजिएगा आप आंसर का। बहुत सरल सरल आंसर हमने आपके लिए बना रखे हैं। आप अपने आप लिखोगे नहीं पाओगे आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेहतर वीडियो देखिएगा और मुझे बताया करो कैसा आया आपको समझ में। घरेलू बिजली के परिपथों में श्रेणी संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एक उपकरण के खराब होने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में, जैसे आप झालर की बात करो, लाइट की जो झालर नहीं दीपावली पे डाली जाती है, अगर इस श्रेणी सीरीज होती है, श्रेणी सीरीज, इसमें 1000 बल्ब की लाइन है तो श्रेणी सीरीज है, और उसका एक बल्ब अगर फ्यूज हुआ तो सारे बंद हो जाएंगे एक साथ। तो इसीलिए पहले उसको चेक करना पड़ता है, श्रेणी से सीरीज होती है। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा कि एक उपकरण खराब होगा, सारे एक साथ बंद हो जाएंगे। ठीक है, श्रेणी का इसलिए नहीं करते। इसके अलावा श्रेणी में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा कम हो जाती है। प्रतिरोध 5 ओम उसका, 20 ओम उसका, 20-50 ओम उसका, सारे मिला करके श्रेणी में सब एक साथ जुड़ता है। सारे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में प्रतिरोध संयोजन प्लस चलता है। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3, बहुत सारा प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध में रुकावट, और जब प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा अपने आप रुक रुक के बहेगी, बहुत कम धारा बहेगी। ठीक है, सभी उपकरणों को समान वोल्टेज नहीं मिल पाता, वोल्टेज बराबर नहीं मिलेगा। संयोजन में प्रत्येक उपकरण अपना अलग स्विच नहीं हो सकता है। तो अभी आपको याद हो गया, श्रेणी क्रम में कभी भी स्विच एक नहीं, अलग अलग नहीं होते हैं, इसमें केवल एक ही स्विच होता है, और इसमें प्रतिरोध ज्यादा हो जाने से धारा का बहाव कम हो जाता है, तथा प्रत्येक का विभवांतर समान विभव से समान वोल्टेज से धारा प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, इसीलिए नहीं करते। इसी का जो हमारे पास दूसरा प्रश्न है वो भी आप देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन अथवा वाला, इस वाले का ही अथवा दूसरा क्वेश्चन है।
अथवा का दूसरा है विद्युत संचारण के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग करते हैं। ये भी हमारा 2 अंक का है कि विद्युत संचारण के कॉपर और एल्यूमिनियम कैसे होते हैं, दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। दूसरी बात, अगर धारा प्रवाहित होगी तो उसमें का हानि नहीं होती, जल्दी गर्म नहीं होते। तीसरी बात है बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं। का एल्यूमिनियम सस्ता होता है, हल्का होता है, सस्ता भी होता है, तो इसीलिए ज़्यादा महंगे भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नहीं लिया करते। देखो इसका आंसर, अगले प्रश्न का हमारा आंसर क्या कहलाएगा, देखो ध्यान से समझिएगा इसको। देखो, विद्युत संचालन के लिए प्राय कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग नहीं क्यों किया जाता है, तो क्यों करेंगे, विद्युत संचालन के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के तारों का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि वे दोनों ही विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन उतने अथवा वाले हैं, अगर आप दोनों सेट पेपर लगा लोगे तब भी आप पास हो जाओगे, लेकिन आप बढ़िया समझ के चलिएगा। ठीक है, तो दोनों ही कॉपर एल्यूमिनियम दोनों ही का उपयोग किया जाता है क्योंकि ये दोनों ही विद्युत के सुचालक होते हैं। इनकी प्रतिरोधकता भी कम होती है। प्रतिरोधकता कैसी होती है, बहुत ही, इसको रेसिस्टेंस लिखा हुआ था इंग्लिश में। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, मत लिखना, कोई जरूरी नहीं इसको लिखने की। तो इनकी प्रतिरोधकता भी कम होती है। दूसरी बात क्या होती है, इसका मतलब होता है कि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा को ऊर्जा के रूप में नुकसान, जहाँ प्रतिरोध होगा वहीं पर ऊष्मा रुकेगी तो ऊर्जा, विद्युत रुकेगी तो ऊष्मा बढ़ेगी। ठीक है, तो ऊष्मा भी नहीं खपत होती है। ठीक है, इसके अलावा कॉपर बहुत टिकाऊ भी होता है, एल्यूमिनियम सस्ता और हल्का होता है, जिससे विभिन्न अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त होता है। तो कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि विद्युत का सुचालक होता है, धारा का प्रवाह आसानी से होता है, प्रतिरोध बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ऊर्जा की हानि भी कम होती है। ठीक है, एल्यूमिनियम सस्ता होता है और कॉपर टिकाऊ होता है, तो दोनों ही बेहतर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपकी तार की बात हो रही थी, किसकी बात हो रही थी, तार की बात हो रही थी। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है इसी का तीसरा नंबर है, किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। तार का तार का प्रतिरोध जो है उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए बदलेगा तो उसके किस बार का परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो आर प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। अब आप बताइएगा, क्षेत्रफल नीचे है, अगर क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जस्ट अपोजिट बात होती है। ये प्रश्न जब किया जाए तो आप हमेशा पहले सूत्र लिख के देख लेना, आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए। इसका मतलब ए नीचे है, अगर जो मान नीचे है तो वो उल्टा कार्य करता है, नीचे वाला मान आप जब बढ़ाओगे तो दूसरा वाला मान जो होता है अपने आप घटेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन हमारा जो क्या चल रहा था, न, 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 ये प्रश्न है। ठीक है, तो देखो क्या, कैसे आप इसका उत्तर लिखने वाले हो कि किसी तार का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काटे क्षेत्र की व्युत्क्रमानुपाती, बट्टे का मतलब जैसे आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए, इसका मतलब ए नीचे है, इसको व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। एल लंबाई के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो तार का प्रतिरोध जो होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब जितना आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे प्रतिरोध उतना ही घटेगा, प्रतिरोध घटाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक है, अधिक क्षेत्रफल और कम प्रतिरोध क्यों होता है, क्योंकि मोटा तार, आप जितना मोटा तार लोगे क्षेत्रफल ज्यादा होगा, प्रतिरोध अपने आप कम होता चलाएगा। पतले तार की तुलना में कम होता, मोटे तार का प्रतिरोध पतले की तुलना में कम होता। कारण यही था, इसीलिए जो पावर हाउस वगैरह होते हैं इनमें इतने मोटे मोटे तार की केबलें डाली जाती है। आप ये भी तो सोचते होंगे कि केबल पतली भी काम कर जाती है, लेकिन नहीं, उन्हें रुकावट नहीं चाहिए। पावर हाउस में क्या करना है, उनको विद्युत को रोकना नहीं, विद्युत को भगाना है। प्रतिरोध क्या करता है, विद्युत को रोकता है, तो मोटे मोटे तार डालते हैं, उनमें धारा का प्रतिरोध नगण्य हो जाता है और बहुत सुंदर साफ धारा बहती रहती है। ठीक है, इसीलिए मोटे तार का उपयोग किया जाता है। आर प्रोपोर्शनल एल अपान ए सूत्र ले देना। ठीक है, शुरुआत में इस बात को लिख सकते हो आप, इसका मतलब क्षेत्रफल व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जितना आप क्षेत्रफल बढ़ाएंगे उतना ही इसका धारा का प्रवाह कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको करना है। अगला प्रश्न हमारा, इसका 5वां नंबर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बात करो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये ब्रांड है आपके लिए। अगला 5वां क्वेश्चन हमारा केमिस्ट्री से आ रहा है, उपखंड सेकंड आएगा। अगला उपखंड थर्ड जो है वो बायो से आएगा। ठीक है, एक यौगिक सी, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है देखना जरा, ये बढ़िया क्वेश्चन बात कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अभी हम आंसर पे आएंगे, इसका वहीं पे आएंगे आंसर पे, लेकिन पहले हम आपको प्रश्न में समझा दें। ठीक है, ये 4 अंक का पूछेगा, पूरी बात जो पूछेगा ये 4 नंबर की, प्रत्येक बात 1-1 नंबर की है। ठीक है, कौन कौन बातें बतानी है, CRAS टोटल के मान बताने हैं। इन्होंने कहा यौगिक सी है और सूत्र C2H4O2 है, सोडियम से क्रिया करेगा, यौगिक R बनाएगा।
ठीक है। और ये गैस मुक्त होती है, H2 हाइड्रोजन कोई भी गैस मुक्त होती है, ठीक है, जो पॉप की ध्वनि से जलती है। कैसे? पॉप, एकदम आवाज करेगा, पट से आवाज करेगा। सी, अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल से अभिक्रिया करता है और एक मीठी गंध वाला यौगिक यश बना देता है। यश का सूत्र C3H6O2 होता है। सी में NaOH अगर मिला दोगे आप, इसमें अगर आप NaOH मिला दोगे तो यह R और जल देता है। यस, NaOH विलयन से क्रिया करें पुनः R और ये देता है। इस तरीके का प्रश्न आपका आएगा और इसका आंसर आप कैसे करेंगे मैं आपको भी टोटल जो समझा रहा हूँ बेहतर समझाऊंगा ताकि आप बेहतर समझ सको। हालांकि पेपर सादा पहली बार ऐसा प्रश्न देख रहे होंगे, टीचर्स आपको ऐसे प्रश्न नहीं कराते। अगर आपने क्लास में किए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, हमें नहीं लग रहा आपने किए होंगे। कोई बात नहीं, बेहतर अगर आपने किए हैं तो आप अच्छे हैं, बढ़िया से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम इनके प्रश्न की बात करेंगे। इन्होंने क्या कहा है इनके प्रश्न में, देखो अब इनके प्रश्न को हम समझेंगे टोटल, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है, क्या कहा है इन्होंने, ये कहा है यौगिक C और सूत्र C2H4Na C2H4O2 सोडियम धातु से क्रिया करता है, ठीक है। ऑक्सीजन इसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन हमेशा या तो वो फॉर्मिक अम्ल होगा, COOH, 2 ऑक्सीजन ओइक अम्ल में होते हैं, ठीक है, या वो एस्टिक अम्ल होगा CH3CO, इसी का नाम सिरका था। इसका का नाम क्या था, सिरका। इसका नाम क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। HCOOH का नाम फार्मिक अम्ल होता है और CH3CO का नाम एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है, एसिटिक, या बात आप लिख लेना, ठीक है, कहीं पर एसिटिक अम्ल होता है अगर नहीं पता हो। या C6H5CHO, इसका नाम बेंजोइक अम्ल होता है, बेंजोइक अम्ल होता है। अब आप ढूंढिएगा, यहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा है कि इसमें 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन यहाँ किसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ C भी तो 2 है। C2 कहाँ, ये रहे देखो, C2 और 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। इसका मतलब ये एस्टिक अम्ल होगा, तो हमने यही लिखा हुआ है। सी में क्या होता है, 2 ऑक्सीजन परमाणु है, इसीलिए हम इसे एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब क्या हो सकता है, ये एस्टिक अम्ल हो जाएगा। सी नंबर हमारा क्या होगा, एस्टिक अम्ल होगा। यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, ठीक है। एस्टिक अम्ल क्या बने वाला, एस्टिक अम्ल लिखना, ठीक है। आप एस्टर होगा यानी एस्टिक अम्ल होगा, जो सोडियम से क्रिया करके आर बनाएगा। अब एस्टिक अम्ल की सोडियम से जरा क्रिया कराना, यहीं पर करा ले, कहीं पर भी करा के देख लेते हैं। सोडियम से जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाने वाला है, आर बनाने वाला है। जगह चाहिए होगी भाई ज्यादा यहां से देखिएगा, तो एस्टिक अम्ल की क्रिया करा दो, एस्टिक अम्ल की जरा क्रिया कराइएगा। CH3, ये नहीं दिखेगा आपको, CH3COOH सोडियम से क्रिया करा दो। तो क्या करना है देखना जरा, CH3COO के सोडियम लगाओ, CH3COO यानी, और प्लस हाइड्रोजन बचेगा। लेकिन कभी भी आप हाइड्रोजन को अकेले मत लिखना, गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन कभी अकेले नहीं H2 के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब पॉप की आवाज करके कौन सी गैस निकलेगी, वो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आर देगा यौगिक क्रिया करके, जो क्या करता है, यौगिक आर बनाता है और एक गैस मुक्त करता है। तो आर का मतलब हमारे पास क्या होगा, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या होगा, सोडियम एसीटेट बनाएगा, सोडियम एसीटेट CH3COO। तो इसका मतलब आर हमारा जो होता है यह देखते हुए आर उत्पन्न गैस सोडियम के साथ क्रिया करने में पॉप की धुन से जलती है। उत्पन्न गैस कौन सी हो गई, हाइड्रोजन हो गई। गैस कौन सी, हाइड्रोजन। और आर कौन होगा, CH3COO होगा। इसका नाम होता है सोडियम एसीटेट होगा, ठीक है, एसीटेट बनाएगा। तीसरा पॉइंट है, आर एक लवण होगा, हाँ लवण है, Na वाला लवण होगा, जिसमें सोडियम धनात्मक आयन होता है, हाँ जाहिर सी बात Na पॉजिटिव होता है। और C का शेष भाग यानी CH3COO जो होता है, ये हाइड्रोजन की हानि हुई है, उससे हाइड्रोजन निकला है, हाइड्रोजन निकला है, देखो हाइड्रोजन की हानि हुई है। बहुत सुंदर बात बोल रहा है। यह केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ ही संभव है, एस्टर के साथ नहीं। ये लोग पहले इन्होंने कह दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका मतलब एस्टिक अम्ल ही हो सकता है। कार्बो तीन होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, तो एस्टिक अम्ल होगा, ठीक है। सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यानी ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बनिक संख्या द्रव्य एथिनोइक अम्ल देता है। अब इनके प्रश्न पे आइएगा, ठीक है। तो इन्होंने कहा सी जो होता है, सी का मतलब एस्टिक अम्ल, ठीक है, अल्कोहल के साथ क्रिया करेगा, मीठी गंध वाला एस बना देगा। तो सी की अल्कोहल से क्रिया कराइएगा। अब इनके प्रश्न को हम लोग कैसे दो हल करते हैं, पूरा इनका लेवल बताते हैं, इनके सारे पॉइंट आपको एक एक करके हम समझाते हैं, ठीक है। अब इनके पॉइंट पे आप देखो, आपको रिएक्शन आपको वहाँ पेपर में बनानी, कैसे बनानी है आपको, आप डाल देना स्टेप 1। क्या डाल देना, स्टेप 1। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हमारा क्या क्या कह रहा है, एक यौगिक C और सूत्र यानी एस्टिक अम्ल आपने बनाया था CH3
COOH, इसका नाम क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। इसका नाम क्या है, सी नाम है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है सी है। और ये यने धातु से क्रिया करेगा, यने धातु से क्रिया करेगा, तो यहाँ से यने जोड़ लो, क्या बनेगा CH3COO यने प्लस करके एच अकेले नहीं लिखा जाता है तो H2 लगाएंगे, ठीक है। जब यहाँ आप 2 लगाएंगे संतुलन लगाने का आपको यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे, यहाँ भी 2 लगाने पड़ेंगे, ठीक है। इसका नाम सोडियम एसीटेट हो गया। ये क्या बनाता है, यौगिक आर बनाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यौगिक आर बन गया। इनके नाम क्या हो गए, सबके नाम आप लिख दीजिए। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल लिख के देख लीजिएगा। इसका नाम सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, एसीटेट, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। दूसरा स्टेप इनका क्या कह रहा है, दूसरा स्टेप इनका कह रहा है कि आर गैस मुक्त करता, हाँ जाहिर सी बात है, गैस कौन सी हो गई, ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ठीक है। गैस कौन सी हो गई हमारी, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई जो पॉप की धुन के साथ जलती, ठीक। सी अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल ए से क्रिया करता है, सी जो है ये अम्ल की उपस्थिति में ए से क्रिया करेगा, यानी एस्टिक अम्ल। सी क्या करेगा हमारा, सी का मतलब क्या होगा, स्टेप 2 की बात करो, स्टेप 2, सी का मतलब एस्टिक अम्ल यानी CH3COOH जो होता है ये एल्कोहल से C2H5OH से क्रिया करा दो, काहे की उपस्थिति, अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में, मिलाओ इसको तो CH3COO से C2H5 मिल जाएगा, क्या बनेगा CH3COO C2H5 हो जाएगा, और H और OH को मिला के प्लस करके H2O कर देना, ठीक है। CH3COO C2H5, देखो क्या बनेगा CH3COO C2H5 हो जाएगा प्लस H2, हमें भाई हटाना पड़ेगा थोड़ा तो अम्ल की उपस्थिति में इसने क्रिया किया, देखो CH3CH2OH अम्ल की उपस्थिति यानी H2SO4 की उपस्थिति कर दी, ए के साथ क्रिया किया, ए का मतलब एथिल अल्कोहल, यानी ए पॉइंट आपका क्या बनेगा, ए पॉइंट आपका बनेगा एथिल एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल से क्रिया करके इससे क्या, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट, इसका नाम क्या होगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, जो मीठी गंध वाला यौगिक यस और सूत्र क्या होगा CH3COO C2H5 2 2 4, और सूत्र क्या होता है, ए के साथ क्रिया करके मीठी गंध वाला और सूत्र क्या बनाता है, C3 वाला बनाएगा, भाई गड़बड़ हो गया मामला। क्या करना है आपको, यहाँ पे एथिल अल्कोहल नहीं देना है आपको, आपका कौन सा अल्कोहल आपको देना है, आपको देना है मेथिल अल्कोहल, क्योंकि 3 ही कार्बन बनने हैं। तो देखो जरा क्या करना है आपको, यहाँ देखना CH3OH से करा देना क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में, इसका नाम मेथिल अल्कोहल होता है, क्या होता है, मेथिल अल्कोहल। अब इसको मिलाओ, इसको मिलाइए तो यहाँ CH3 जुड़ जाएगा, CH3COO CH3 मेथिल एसीटेट, CH3COO 3 H6 हो गया देखो, और O2 हो जाएगा, ठीक है। मेथिल एसीटेट होगा प्लस करके H2O, इसका नाम मेथिल एसीटेट होगा, ठीक है। ये भी सरेंडर हो गया। इसका नाम क्या दे दिया इन्होंने, इसको ए के साथ क्रिया करेगा, ये ए हो गया, इसका नाम ए हो गया। और मीठी गंध वाला यौगिक यस, इसका ये कैसा होता है, मीठी गंध वाला यस बना देगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, सी NaOH से मिलाने पर, सी को अगर आप NaOH से मिलाओगे तो एस्टर आर देगा और जल देगा। ये पॉइंट हम कहाँ पे लिख दे, बड़ी समस्या है हमारे पास, पेज का अभाव है भाई, यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ध्यान समझ के चलिएगा, सही है। क्या करेगा कि सी को अगर आप NaOH, सी का मतलब एस्टिक अम्ल है यानी CH3COOH है, इसको आप मिला दो, स्टेप 3 की बात हो रही है, स्टेप 3 NaOH से मिला दो इसको, NaOH मिलाओ तो Na यहाँ चला जाएगा, HOH H2O बन जाएगा, तो CH3COO Na बनेगा और प्लस H2O हो जाएगा। Na की विलयन के साथ क्रिया करने पर पुनः R देता है, ये क्या देगा, R देगा, CRAS बताना है, CH3COO Na, ये तो हमारा पहले भी बन गया था, मैं कहीं गड़बड़ कर रखा है भाई, देखो इसको हटाओ पहले, हाँ ठीक है, एस्टर बना दिया, आर बनाएगा हमारा, ठीक सही है, बहुत सुंदर है। आर देता है
और जो क्या करने वाला है, ठीक, बहुत सुंदर है, यानी उससे क्रिया करेगा, क्या बना देगा, आर बनाएगा। आर बनाने के बाद क्या करना है, इसको आर बनाएगा, ठीक है, आर देता है, जल भी देता है, हाँ ठीक, जल भी देगा, इसका नाम आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या इन्होंने, यही आर था भी, बहुत सुंदर है, शुरू से भी तो आर ही था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर यस, यानी वो विलेन के साथ पुनः क्रिया करके आर और ये देता है, यस भी रिएक्शन करेगा, यस कहीं पर हमारे पास था, देखो यस कहाँ पे बना हुआ था, ये बना था, ए स्टेप 4 की बात करो, स्टेप 4 की बात करो, यस का नाम था CH3 COO CH3, ये फिर NaOH से क्रिया करेगा, NaOH से क्रिया करेगा और आर और ए देगा, आर और ए, यानी CH3 COO Na और ए का मतलब CH3OH, यानी CH3 COO Na प्लस CH3OH, इसका नाम ए, इसका नाम आर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी अब आप जब वहाँ पे नाम लिखने वाले सबसे पहले आप अपक्रियाएं बना के देख लीजिएगा, जब आप अपक्रियाएं बना लेना तो आप इनके क्रम से नाम देना, अलग अलग प्रत्येक के आपको नाम बताने पड़ेंगे। तो कौन कौन से नाम होने वाले, देखिएगा, इसको जरा समझिएगा, कौन कौन से नाम होने वाले हैं, देखना कि ए का नाम होगा, सी का नाम होगा एथेनोइक अम्ल, सी का नाम क्या है, एथेनोइक अम्ल CH3 COOH, देखो ध्यान से देखना, सी का नाम एथेनोइक अम्ल होगा, आर का नाम एथेनोइक अम्ल होगा, ठीक है, यानी क्या बनेगा हमारे पास, गैस मुक्त करेगा। ए का नाम क्या बनेगा, मेथिल अल्कोहल होगा, और एस का नाम CH3 COO CH3, यानी एम में क्या होगा, मेथिल एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको सारी रिएक्शन करनी है, अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे भी रिएक्शन कर सकते हो, मैंने टोटल आपको बता दिया है। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, ये हमारा कंप्लीट हो गया खंड का 5वां क्वेश्चन, ठीक है। और 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन कारण बताने हैं आपको, ये 4 नंबर का एक एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कारण आपको बताने, थोड़े 7-8 थोड़ी क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से करिएगा, ठीक है। क्या करना है आपको, कारण बताइए, इनके सभी के आपको कारण दें। तांबे के बर्तन, मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते हैं, खट्टे पदार्थ के बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होता है, तांबा क्यों प्रभावी होता है, अगर आप खट्टे पदार्थ अगर साफ करते हैं तो खट्टे पदार्थ क्या करते हैं, उसकी क्षारीयता को खत्म कर देते हैं, जिससे जल्दी ही सफाई हो जाती है। देखो इसका आंसर हमारा क्या कह रहा है, सब है हमारे पास आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आपको बेहतर सिखाने वाले हैं। देखिए क्या करना है हमारे पास, तो प्रश्न यही कह रहा था, देखो कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन साफ करने क्यों प्रभावी होते हैं, तो हम जानते हैं कि नींबू और इमली, इनमें कौन सा, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है, इमली में टार्टरिक अम्ल, इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। रस जो होता है मैल को साफ करने में प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें मौजूद जो एसिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड जो होते हैं, तांबे पर जमी हुई, जो तांबे की जंग क्या कहते हैं, हरी परत कहते हैं, तांबे पर जो जंग होती है उसको हरी परत की होती है, और लोहे में भूरे रंग की होती है, ठीक है, सिल्वर में बदरंग होता है। तो बेसिक जो क्षार कापर कार्बोनेट जो होता है, इसके जो परत जो होती है उसको कापर कार्बोनेट कहते हैं, CuCO3 कहते हैं, ठीक है। ये क्षार से प्रतिक्रिया करके उसे घोल देते हैं, जब ये अम्ल इससे क्रिया करते हैं, ये क्षार होता है, तांबे की जो क्या लिखोगे, तांबे की जो हरी परत होती है वो कार्बोनेट होते हैं, जो क्षार के रूप में होते हैं, और वो अम्ल से क्रिया करके उसमें घुल जाते हैं, ठीक है, जिससे तांबा फिर से चमकदार हो जाता है। रासायनिक प्रतिक्रिया मलिन परत को हटाकर बर्तन को साफ करती है और उसकी प्राकृतिक चमक वापस आ जाती है, तो यही कारण होता है ये चमकदार क्यों बन जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलेंगे, इमली और नींबू, इमली में सिट्रिक अम्ल, नींबू में टार्टेरिक अम्ल, इमली में टार्टेरिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दोनों क्या करते हैं, जो तांबे की जो परत होती है, हरी परत जो होती है, जो CO3 की होती है, कापर कार्बोनेट की होती है, उससे क्रिया करें, वो क्षार होती है, हम क्षार क्रिया करते हैं, उसको हटा देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, गर्म जल का टेक, प्रत्येक एक एक नंबर का है। गर्म जल का टेक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे का नहीं होता है, कारण क्यों, तो गर्म जल का जो टैंक बनाया जाता है, या टेक नहीं है, क्या है, टैंक है, टैंक है, ठीक है। तो गर्म जल का जो टैंक बनाते हैं वो तांबे का उपयोग करते हैं, तांबा क्यों, तांबा उसका सुचालक होता है, तांबा इसका क्या होता है, सुचालक, क्योंकि यह ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, संचारण के लिए प्रतिरोधी होता है, और संचारण भी इस पर नहीं होता है, ठीक है। तांबा, तांबे में क्या होगा, तांबे में जल्दी जंग नहीं लगेगी, संचारण नहीं होगा, ठीक है। पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, इसके विपरीत इस्पात और लोहे की धातुएं गर्म पानी और भाप के संपर्क में आते ही ऑक्साइड बना लेती हैं। इस्पात और लोहा जैसे भाप के गर्म पानी या भाप के संपर्क में आएगा तुरंत ऑक्साइड बना लेता है, लेकिन ये गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, और इसीलिए उनमें जंग लग जाएगी और इसमें टैंक खराब नहीं हो जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रतिक्रिया कर लेगा तो जंग लग जाएगी और टैंक खराब हो जाता है, ठीक है। तो आप समझिएगा, तांबा सुचालक होता है, दूसरे या पानी के साथ, गर्म पानी के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात और लोहा करता है, ठीक है। अगला इसका पॉइंट, हमारे 4 क्वेश्चन है, हमारे 2 कारण हुए, अगला कारण जो क्या कह रहा है,
नेक्स्ट कारण हमारा क्या कहेगा, अगला कारण 9 नंबर, ये तीसरा नंबर आएगा इसका, ठीक है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि कुछ दिनों के लिए, देखो पॉइंट समझिएगा एक बार, ये प्रश्न है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी काली क्यों पड़ जाती है। प्रश्न कह रहा है कि कुछ दिनों तक खुला रखने पर चांदी या सिल्वर जो होती है वो काली क्यों पड़ जाती है। चांदी का दूसरा नाम सिल्वर होता है, काली क्यों पड़ जाती है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, तो ये अपने ऑक्साइड बना लेती है, और ऑक्साइड काले रंग के होते हैं, इसीलिए काली पड़ जाती है। देखो कुछ दिनों तक हवा में खुला रखने पर चांदी काली हो जाती है, क्योंकि हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड, हवा में कौन सी गैस होती है, सल्फाइड बनाती है, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो होती है, उसके साथ प्रतिक्रिया सिल्वर आरसी क्या होती है, सिल्वर सल्फाइड बना लेती है। यानी H2S के साथ क्रिया करेगी और Ag2S बना लेगी, सिल्वर सल्फाइड बना देती है, ठीक है, एक काली परत के रूप में। और यही काली परत होती है, इसी प्रतिक्रिया को संक्षारण कहते हैं, और विशेष घटना को चांदी में धूमिल हो जाती है। चांदी कैसी हो जाती है, धूमिल हो जाती है। अब समझ में आ गई बात। चांदी को वायु में खुला रखने पर या वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड H2S से क्रिया करेगी और Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड बना देती है, जो काले रंग का होता है, और यही कारण होता है चांदी काली पड़ जाती है। इसी को हम संक्षारण कहते हैं, चांदी का संक्षारण कहते हैं, ठीक। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप क्यों लगाते हैं। जो खाद्य पदार्थ के जो डिब्बे होते हैं, खाने के जो डिब्बे होते हैं, उनमें जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाते हैं। ये भी आपको कारण बताते हैं। 4 नंबर के 4 कारण थे, ठीक है। क्या होता है देखना जरा, कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है क्योंकि टिन जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होती है। टिन धातु जल्दी क्रिया नहीं करती है, टिन धातु जल्दी क्रिया नहीं करती, जिंक जल्दी क्रिया करता है, ठीक है, जल्दी क्रियाशील होती है। जिंक अम्लों और नमी के साथ ज्यादा आसानी से क्रिया, उसमें अम्ल और नमी जो होता है ये अत्यधिक क्रियाशील होगी, और अम्ल और नमी के साथ बहुत जल्दी क्रिया करेगा। जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। अगर आप खटाई रख दोगे जिंक क्रियाशील तो हो जाएगा, ठीक है। अम्ल कोई आ जाएगा सिरका वगैरह तो तुरंत ही क्रिया कर देगा, ठीक है। तो जिंक जो होता है वो अम्लों और नमी के साथ जल्दी क्रिया करता है, जिससे भोजन कैसा हो जाएगा, दूषित हो जाएगा, और जबकि जहरीला भी बन सकता है इससे, जबकि टिन ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो टिन जो होता है जिंक की तुलना में कम क्रियाशील होता है, और जिंक अम्ल और ऑक्साइड की तुलना में, अम्लों की तुलना में बहुत क्रियाशील होता है, जिससे भोजन दूषित भी हो जाएगा और जहरीला भी बन सकता है, ठीक है। यही इसका उत्तर होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 का चल रहा था हमारा, 5 प्रश्न नंबर चल रहा था, ठीक है। 5 नंबर में नेक्स्ट 6 नंबर, ये प्रश्न नंबर 5 था, ठीक है। 6 नंबर चल रहा था, ठीक है। 6 नंबर, प्रश्न नंबर 6 की बात हो रही थी आपके। 6 के बाद 7 नंबर हमारा आएगा। 7, 8, 9 बस थोड़ी बचे, जल्दी से इनको भी हम खत्म कर रहे हैं। तो देखो अगला प्रश्न इसका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखनी है। क्या करना है आपको, टिप्पणी लिखना है निम्न पर, ठीक है। कौन कौन से विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है, व्यंजक चूर्ण क्या होता है, आणविक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। ये बात आपको बतानी है। इसके आंसर पे आते हैं, टोटल हमारा कितना 6 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन 6 नंबर में आते हैं, ठीक है, इस टाइप के। अभी इसका अथवा भी है, आपको कल बताएंगे मैम इसके बारे में, वो आज ही बताएंगे, बिल्कुल इसी इसी में आपको टोटल कंप्लीट करना है। तो देखो इसको समझ के चलना एक बार। देखो क्या प्रश्न इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा था, देखना, विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है, ठीक है। विद्युत अपघटनीय परिष्करण क्या होता है, ये विद्युत धारा प्रवाहित करके, जैसे 1 बिलियन होगा, इसमें क्या होगा, 1 बिलियन होगा, और बिलियन में क्या होगा, जैसे सीयू, इसमें क्या होता है, सीयू की छड़ लगी हुई है, प्लग कुंजी लगी होती है इनमें। एनोड, एक पॉइंट एनोड होता है, एक पॉइंट क्या होता है, कैथोड होता है। पॉजिटिव वाला एनोड होता है, निगेटिव वाला कैथोड होता है, और इसमें कॉपर सल्फेट, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन डाला जाता है। तो जो अशुद्धि होगी, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अशुद्धि होगी, वो तली में बैठ जाएगी, इसको एनोड कहते हैं, ठीक है। और बाद बाकी अम्ल शुद्ध कॉपर सल्फेट ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको विद्युत अपघटनीय विधि कहते हैं। तो देखो क्या होता है इसमें, देखना, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि, विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि जो होती है, धातुओं को शुद्ध करने की विधि होती है।
इसमें क्या होगा, विद्युत अपघटन का उपयोग होता है। इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु की एक मोटी प्लेट, एक अशुद्ध धातु की धातु जो होगी आपकी, उसकी मोटी प्लेट को एनोड जिसको आप कहते हैं, शुद्ध धातु की पतली प्लेट को जिसे आप कैथोड कहते हैं, उनके साथ उपयोग करते हैं। दोनों को धातु के लवड़ के विलयन CuSO4 के विलयन में डाल देते हैं और फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं। इससे शुद्ध धातु कैथोड पर जमा हो जाएगी। कैथोड पर कौन सी धातु जमा होगी, शुद्ध, यानी शुद्ध धातु का क्या होता है, अब यहाँ देखिएगा जरा, अशुद्ध धातु, ये कौन सी धातु हो गई, अशुद्ध धातु जो होती है उसकी मोटी बल, ये एनोड, ये कौन सी धातु हो जाएगी, देखना जरा, इसका नाम क्या होगा, ये होगी अशुद्ध धातु, अशुद्ध धातु होगी। और जो कैथोड होगी वो शुद्ध धातु होगी, शुद्ध धातु होगी। इसको एक कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, फिर विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे। इससे जो भी शुद्ध धातु होगी वो कैथोड पर जमा हो जाएगी और अशुद्ध धातु जो होती है वो सुरक्षित अलग हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका चित्र होता है, इसी को विद्युत अपघटन सेल कहते हैं। विद्युत अपघटन आपको चित्र भी बनाना पड़ सकता है, अगर पेपर में आ जाए तो लिखना है इसमें शुद्ध और एक शुद्ध धातु की छड़ होती है, एक अशुद्ध धातु की, अशुद्ध धातु की छड़ को कैथोड का एनोड कहते हैं, शुद्ध जो धनात्मक होती है शुद्ध धातु की छड़ को कैथोड कहते हैं। जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सारी शुद्ध धातु होती है कैथोड पर जमा हो जाती है, इसी को विद्युत अपघटन विधि कहते हैं। एक चित्र बना लेना ऐसे, ठीक है, दो रॉड बनाना, एक कैथोड एक एनोड हो गई, ठीक है, प्लग कुंजी बनाना है, माइनस नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, इनमें CO2 पॉजिटिव आयन पड़े हुए हैं, अम्लीय CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन होता है, टैंक होता है, अशुद्धि नीचे बैठा है। बस इतना आपको पेपर में बनाना होगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसी का है, दूसरा पॉइंट इसका है, विरंजक चूर्ण क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण एक ही बात होती है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, CaOCl2, इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ओ का नाम हाइपो भी होता है, ऑक्सी भी होता है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, या क्या नाम इसका हो सकता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। CaOCl2 सूत्र हो गया। पीले रंग का पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर कहता है, पीले रंग का पाउडर होता है, क्लोरीन की तीव्र गंध होती है, इसके अंदर क्लोरीन ज़्यादा मात्रा में होती है। आपने देखा होगा शहरों में जो पानी आता है 2 या 4 दिन में लोग इकट्ठा करके रख लेते हैं पीने का पानी, तो वो उसमें ऊपर पाउडर सफेद सफेद जम जाता है, वो क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग कपड़े उद्योग, सूती और लिनन जो होते हैं, कागज उद्योग होते हैं, में रंग उड़ा दिया जाता है। अगर कोई कलरफुल कागज है तो सारा रंग साफ हो जाएगा, बिल्कुल सफेद कागज बन जाएगा, ठीक है। कीटनाशक के रूप में, पीने के पानी को रोग मुक्त बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरी बात, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक और क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म बनाने की दो विधियां अभी आप इंटर में पढ़ेंगे, यहाँ तो नहीं पढ़ने वाले हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगला तीसरा प्रश्न आपका था, इसी में आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, आयन वाले रवेदार होंगे, ठोस होंगे, थोड़े कठोर होंगे, क्योंकि धन और ऋण आयनों के बीच मजबूत बल होता है, ठीक है। दूसरी बात, इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों ज़्यादा होंगे, गलनांक भी ज़्यादा, क्वथनांक भी ज़्यादा। ये प्राय जल में घुलनशील होते हैं, कार्बनिक विलायक को केरोसिन, पेट्रोल, इनमें घुलनशील, जितने भी आयनिक पदार्थ होंगे जल में घुल जाएंगे। कार्बनिक विलायक, केरोसिन, पेट्रोल वगैरह इनमें नहीं घुलते हैं, ठीक है। ठोस अवस्था में विद्युत के चालन नहीं करते, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते। अगर आप नमक में डायरेक्ट चालन कराएंगे नहीं करेगा, लेकिन नमक का विलीन होगा तो चालन करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान, ठोस अवस्था में चालन नहीं करते हैं। इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की इसके बाद बात करेंगे, और बाद बाकी इस तरीके से हमारा सीरीज चलता रहेगा। अभी हम जल्दी पेपर को खत्म करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर बाई चांस से आपको ये वाले प्रश्न आते हैं, हालांकि कई बच्चे नहीं जानते होंगे, क्वेश्चन भी थोड़े अजीब टाइप के हैं कि विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या होता है, विरंजक चूर्ण क्या होता है, यानी क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तुरंत रिएक्शन कर डालिएगा। रिएक्शन भी हमारे 6 नंबर के हैं, वो तो 2-2 नंबर के 6 नंबर के थे, और ये भी 6 नंबर। लेकिन हाँ, ये ध्यान में कभी ऐसा नहीं है कि हाँ 2 यहाँ, ऐसा नहीं आप कर सकते हो। अथवा है तो पूरा सेट आपको करना होगा, ठीक है, गलत होगा उसके आप नंबर कटेंगे। तो अब आप रिएक्शन अथवा वाले करेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, सारे रिएक्शन हम आपको करवाएंगे, देखो कैसे हमारे रिएक्शन होते हैं इसके। देखो ये प्रश्न है हमारा, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके हम सारे रिएक्शन करने वाले हैं। क्या इन्होंने पहला प्रश्न बोला है, प्रश्न आएगा निम्न अवक्रियाओं को पूरा कीजिए, तो आपको अवक्रियाएं पूरी करनी। क्या प्रश्न बोला है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम क्या होता है, Ca होता है, हाइड्रोक्साइड OH होता है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, Ca हमेशा 2 पॉजिटिव होता है, OH 1 निगेटिव होता है, तो इसका मतलब आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। कभी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात हो तो यहाँ पे आप 2 लगाते हैं। कोई कहे क्यों 2 लगाते हो, ऐसा क्यों आप करते हो, तो Ca 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव होता है,
ओ एच वन निगेटिव होता है, तो ये दो है, ये एक है, तो इसलिए दो लगाया जाता है। ठीक है, फिर क्या करना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? CO2। अब जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्लस करके जल बनाएगा। ऑक्सीजन चेक कर लो कैसा ही है हमारे, प्लस जल बना दे। बहुत सारा रिएक्शन होता है। कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, लेकिन ये 2 पॉजिटिव होता है इसलिए होल ट्वाइस लगा देना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम Ca कार्बोनेट, CO3 हो गया, प्लस H2O। ठीक है, संतुलन चेक करो। ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 बार ये 2 बार ये 4 बार, बहुत सुंदर, सही है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। दूसरा नंबर क्या है? ये सरल नंबर होते हैं, ध्यान रखा करो। ठीक है, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्राइड। सिल्वर क्या होता है? Ag होता है। नाइट्राइड क्या होता है? NO3 होता है। जिंक Zn सिल्वर नाइट्राइड AgNO3, ये भी वन निगेटिव वन पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसका रिएक्शन कराएंगे तो जिंक के साथ नाइट्रोजन करो। जिंक के साथ किसको करना है? नाइट्राइड को। एक चीज ध्यान रखना, देखो Ag वन पॉजिटिव, NO3 वन निगेटिव, लेकिन Zn टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? पलट के क्या बनाना है इसको? जिंक नाइट्राइड यानी Zn के साथ क्या जोड़ना है? NO3 को जोड़ना है, और प्लस करके कौन करना है? जिंक के साथ हमने उसको जोड़ दिया, और प्लस करके आपको किसे करना है? प्लस करके ZnNO3 हो गया, और प्लस करके कौन करना है? सिल्वर Ag करना है। ठीक है, लेकिन अब संतुलन हम कैसे कराएंगे इसका? तो आपको संतुलन बताएं, हालांकि वहां से तो आप नहीं कर पाओगे, नामुमकिन है। हमने Zn देखा ये 2 पॉजिटिव है, ये कौन सा है? ये देखो यहाँ पे समझिएगा, ये है 2 पॉजिटिव, ये है 1 निगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? ZnNO3 का होल ट्वाइस। अब जैसे आप यहाँ 2 लगाएंगे तो NO3 में 2 चाहिए होंगे, तो एक ही है, तो हम यहाँ भी 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो Ag भी हमारे 2 गए, बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत सरल होता है। जिंक Zn, सिल्वर नाइट्राइड AgNO3, मिलाया जिंक नाइट्राइड यानी Zn से NO3 वन निगेटिव था, इसलिए होल ट्वाइस कर दिया। 2 बार क्या, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2, बस रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है एल्यूमिनियम यानी Al हो गया, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड यानी CuCl हो गया, CuCl हो गया। ठीक है, बनाना क्या है? एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl बनाना है, और प्लस कॉपर Cu बनाना है। संतुलन इसका कराइएगा जरा। Al 3 पॉजिटिव होता है, Cu 2 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव, Al 3 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव। अब संतुलन आपको बहुत सरल तरीके से हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखना इसको कैसे हम करेंगे। यहाँ देखो Cu 2 पॉजिटिव है, Cl 1 निगेटिव, तो आपको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। यहाँ पे आपको क्या लगेगा? आपका CuCl2 लग जाएगा। जब आपने यहाँ पे 2 लगाए तो अब देखना हमारा अपना संतुलन कैसे जाएगा। यहाँ पे तो हमने 2 लगा दिए, बहुत सुंदर बात है, लेकिन Al 3 पॉजिटिव होता है, ये 1 निगेटिव होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको कितना लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। क्या 3 से हम संतुलन नहीं करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे, तो हम इसके 3 खंड ले लें। कितना ले लें? ये तो हमारे पास Cl2 बने ही है, Al के साथ Cl3 कर लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? 3 लगा दिया। 3 का मतलब कितना हुआ? 6 Cl हो गए। हमने यहाँ लगा दिए 2, यहाँ कितने लगा दिए? 2 लगा दिया। अब देखो 3 दूनी 6 Cl हो गए, यहाँ पे भी हमने कितने लगा दिए? 2 लगा दिए। Al हमारे डबल थे, अब Cu कितने हो गए? 3 हो गए, बस कहानी खत्म हो गई। ठीक है, संतुलन आप कराइए, देखो सही चल रहा है। Al 2 है, Al 2 है, Cl 3 दूनी 6 है, यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद Cu हमारे 3 है, तो Cu हमारे 3 है, बस कंप्लीट हो जाएगा। कॉपर अलग करना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमेशा AlCl3 होता है। ठीक है, और इधर के तक कॉपर क्लोराइड CuCl2 होता है, तो 3 दूनी 6 यानी 2 पर 3 करना है, 3 पर 2 करना है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अगला क्या है? बेरियम क्लोराइड है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl2 होता है। बेरियम क्लोराइड क्या होता है? BaCl। ठीक है, BaCl प्लस पोटेशियम सल्फेट KSO4 होता है। फिर क्या करना है? बेरियम सल्फेट यानी Ba के साथ SO4 को जोड़ना है, पोटेशियम क्लोराइड KCl लगाना है। अब जो संतुलन आपको सिखाते हैं, पॉजिटिव निगेटिव वाली कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। Ba होता है 2 पॉजिटिव, Cl 1 निगेटिव, K 1 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव। ठीक है, अब Ba 2 पॉजिटिव हो गया, SO4 2 निगेटिव हो गया, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। देखना जरा, इसको समझिएगा एक बार कि यहाँ पे क्या था मेरे पास? BaCl, Ba 2 पॉजिटिव है 1 निगेटिव, तो इसका मतलब आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। बेरियम क्लोराइड सूत्र BaCl2। वैसे आपको 2 नहीं याद करना, अगर आप संतुलन पॉजिटिव निगेटिव याद रखते हो तो आपको 2 नहीं याद करना है। Ba 2 पॉजिटिव होता है, Cl 1 निगेटिव, तो हमने 2 लगा दिया। ठीक है, फिर K SO4 2 निगेटिव, K 1 पॉजिटिव, तो आपको 2 लगाना पड़ेगा, बराबर तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब K और Cl 2 हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2KCl हो जाएगा। Ba 2 पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, बराबर की बात है, कोई दिक्कत नहीं, BaSO4 प्लस 2KCl हो जाएगा। ठीक है,
ये सब एक एक नंबर का रिएक्शन है, ठीक है। अगला नंबर क्या है, हाइड्रोजन एच हो गया, क्लोराइड Cl हो गया, मिला दिया HCl। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, हमने साथ इससे पहले आपको बताई हुई है कि हाइड्रोजन को कभी भी अकेला नहीं लिखते, परमाणु अकेला नहीं रह सकता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, H2 लगाएंगे तो फिर Cl2 भी होगा, एक एक दो हो जाएंगे, यहाँ पे 2HCl बनेगा, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गया। H2 + Cl2 गिव्स आउट 2HCl होगा, ठीक है, नोट करिएगा। अगला पॉइंट क्या है, जिंक कार्बोनेट, जिंक हो गया Zn, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 होता है, जिंक Zn कार्बोनेट CO3। बनाना क्या है आपको, जिंक ऑक्साइड ZnO बनाना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनाना है, हमें लग रहा संतुलन है। ऑक्सीजन गिनिएगा, देखो बहुत सरल है, जिंक Zn कार्बोनेट CO3, गर्म कर दिया इसको, जिंक ऑक्साइड ZnO हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हो गया। ऑक्सीजन 2 और 1 3, 2 1 3 है, C अकेला है, Zn अकेला है, बहुत सुंदर रिएक्शन कंप्लीट है, ठीक है। अगर आप ये 6 रिएक्शन बना पाते हो तो आपके 6 नंबर कंप्लीट है। कितने नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, 6 नंबर। ये 6 नंबर की आपकी 6 रिएक्शन है, यानी बिल्कुल महज मात्र 2 मिनट का काम होगा और वो हमारा 6 नंबर कंप्लीट कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, हम थोड़ा जल्दी में ही चलाएंगे क्योंकि बहुत कुछ वर्क है आपके पास। 5 6 नंबर हो गया, 7 हो गया, फिर स्टेंजा नंबर 8 पे आएंगे। अब आप कौन से स्टेंजा पर बात करेंगे, आप स्टेंजा नंबर 8 की बात करेंगे, खंड थर्ड की बात करेंगे जो हमारा बायोलॉजी से आएगा। यहाँ पे प्रश्नों का है, निम्नलिखित पैराग्राफ ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर प्रश्नों का उत्तर देना है। ये 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न में एक एक नंबर दे रखा है। कितने नंबर दे रखा है, 4 प्रश्न, ठीक है, एक एक नंबर दिया है। देखो आते हैं क्या कहेंगे भाई, स्टेंजा भाई, स्टेंजा भाई हम आपको बिल्कुल बिल्कुल आपको वही PDF देने वाले हैं। ये रहा, ठीक है, इसको साइड में कर दो, यहाँ इनसे बात करेंगे, ठीक है। पहले इनका स्टेंजा पढ़िएगा, प्रश्न क्या कह रहा था, स्टेंजा को पढ़िए और प्रश्नों को उत्तर दो। तो चलो इनका स्टेंजा पढ़ते हैं, स्टेंजा में क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात इनकी सुनो। इन्होंने कहा है स्वपोषी जीव जो होते हैं कि कार्बन और ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो स्वपोषी जीव होते हैं स्वतः पोषण बनते हैं जैसे पौधे, तो इनकी ऊर्जा और कार्बन दोनों किसके द्वारा, कार्बन और ऊर्जा के द्वारा इनकी भोजन मिलता है इनको, ठीक है। वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा में संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, जल और CO2 के रूप में लाते हैं। वो किस लिए, जैसे पौधे भोजन बनाते हैं तो CO2 लाते हैं, जल लाते हैं, और इस क्रिया को आप प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च बनाता है। पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, जल लेते हैं, सनलाइट लेते हैं और क्लोरोफिल, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के साथ में मिलकर के ये क्या बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं, सब कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं, तो इसका तुरंत प्रयोग नहीं होता है, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह संरक्षित आंतरिक ऊर्जा ही की तरह कार्य करेगा और पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया जाता है। कुछ इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा यकृत होता है। वो भोजन, जैसे आपने खाना खाया बहुत बढ़िया, ग्लूकोज बहुत सारे बने, हमें नहीं चाहिए थे, तो उसने सारे यकृत किसको दे दिए, तो उन्होंने सारे ग्लूकोज उठा के आधे ग्लूकोज जो थे यकृत को दे दिया। यकृत जो है ग्लाइकोजन के रूप में भोजन रखता है। जब ऊर्जा दिन आप व्रत हो, सारे ग्लाइकोजन तोड़ तोड़ के आपको ऊर्जा देता रहता है, ठीक है। अब हमारा इसी में प्रश्न क्या कहेगा, प्रश्न कहेगा पौधे किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रश्न हालांकि यहाँ से हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सरल सरल प्रश्न है, उसी से हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, बस तुरंत उसी में हमारा काम हो जाएगा। पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी होगी। देखो बहुत सरल, ये क्वेश्चन हमारे सरल है, यहाँ पे जरा कठिन क्वेश्चन नहीं है। क्या प्रश्न कह रहा था, पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, तो पौधे किसके द्वारा बनाते हैं भोजन, देख लो, पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, जिसमें भी सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल का उपयोग करके, पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उससे भोजन कारखाने होते हैं। क्या होता है, पत्तियों के अंदर भोजन कारखाने होते हैं। इसमें क्या ग्लूकोज नामक शर्करा बनाती है और ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। था ग्लूकोज बनाते हैं, क्या बनाते हैं, स्टार्च को बनाते हैं और स्टार्च भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह लिख देना प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी विषमपोषी में अंतर, स्वपोषी अपना पोषण स्वयं बनाए, विषमपोषी दूसरे बने हुए हो। तो देखो स्वपोषी हरे पेड़ पौधे हो गए, विषमपोषी हरे पेड़ पौधे और शैवालों को छोड़कर सभी जीव विषमपोषी हो गए। केवल हरे पेड़ पौधे स्वपोषी और सारे जीव विषमपोषी। ये ऐसे घटक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और ये अपने भोजन के लिए इन प्रकाश स्वपोषी पौधों पर निर्भर होते हैं।
कैसे? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और ये सुपोषी पौधों पर निर्भर होते हैं। इनमें क्लोरोफिल होगा, सुपोषी पौधों में क्लोरोफिल होगा, लेकिन यहाँ क्लोरोफिल नहीं होगा। इनमें प्रकाश संश्लेषण होगा, इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। हरे पौधे सुपोषी जीवाणु होंगे, नील हरे बैक्टीरिया, नील हरी शैवाल, ठीक है, बैक्टीरिया। इनमें कौन हो सकते हैं? बहुत सारे जीव हो सकते हैं, मेढक हो सकते हैं, मनुष्य हो सकता है, सारे जीव जंतु हो सकते हैं, ठीक है। सुपोषी और परपोषी आप समझ गए होंगे। दूसरे पर निर्भर करें, प्रकाश संश्लेषण नहीं करें, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इनमें जो है हरे पेड़ पौधे वगैरह शामिल होते हैं सुपोषी में, और इनमें जानवर हो सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? पौधे को भोजन बनाने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। प्रक्रिया का क्या करना है आपको? रासायनिक समीकरण लिखना है। कौन सा रासायनिक समीकरण होता है? देखना जरा, देखो रासायनिक समीकरण लिखते हैं। भाई 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 देखो ये रहा, देखो भोजन बनाने प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। तो पौधे भोजन बनाने प्रक्रिया जो होती है, इसको आप क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 होते हैं, 6 अणु किसके होते हैं? 6 अणु CO2 के होते हैं, 6 अणु जल के होते हैं। बना क्या देते हैं? ग्लूकोज C6H12O6, इसको स्टार्च या ग्लूकोज कहते हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन बना देते हैं, ठीक है। स्टार्च और यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना देते हैं। कैसे? प्रकाश संश्लेषण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 जल होते हैं और एक ग्लूकोज होता है, C6H12O6 होता है, और प्लस करके 6 O2 बना देते हैं, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन होता है, इसको याद कर लेना है आपको। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया का रिएक्शन है। 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स आउट क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6O2। टंकी तोड़ दी, देखो उसको, मोटर चला दो, फिर क्या होगा? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, 6CO2 हो गया 6H2O, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। पौधों में कार्बो, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा था? कार्बोहाइड्रेट का क्या मुख्य भोजन का मुख्य घटक क्या होता है? तो क्या होता है? पौधों में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से स्टार्च के रूप में होता है। किस रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। जबकि जंतुओं में ग्लाइकोजन, जंतु में क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को रखा जाता है, और पौधों में स्टार्च के रूप में। ये दोनों ही पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो ऊर्जा के भंडारण का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सरल शर्करा में टूट जाते हैं, और यही आवश्यकता पड़ने पर छोटी छोटी सरल शर्करा में टूट जाते हैं। हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न हमारा कहना चाहता था, कुछ बोल रहा था। देखो प्रश्न क्या बोल रहा था, हम अपना आंसर लाते हैं। हमारा आंसर देखो बताएगा इस बात को। ये रहा, देखो हमारा प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था इसका अथवा वाला खंड, अथवा वाला खंड, आजा आजा भाई, बस खत्म है, लास्ट ही चल रहा है हमारा बिल्कुल। तो देखो पौधे कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित करते हैं? तो पौधे स्टार्च के रूप में, और हम लोग ग्लाइकोजन के रूप में, और यही एक भंडारण का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर इन्हीं से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, ठीक है। ये प्रश्न हमें कंप्लीट करना था, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, हालांकि स्टेंजा में भी दिया गया है, बाद बाकी इसको आप अपने आप भी लिख सकते हो, बहुत सरल भाषा में बोला हुआ है, ठीक है। इसके आंसर भी आपने साइंस में पढ़े होंगे, नहीं तो पढ़ लोगे, आप PDF में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है? चित्र आपको एक दिखाया जाएगा, और चित्र में हर टॉपिक में आ गया। अगले इससे पहले वाला PDF था, वहां भी यही था। तो देखो क्या करना है, ABCD से संबंधित नाम देने, इनके सभी के क्या देना है? आपको नाम देना है, ठीक है। ये चित्र दिया जाएगा, उसमें इसका नाम देना है। तो देखो कैसे आपको नाम इसका लिखना है, आपको मैं नाम भी इसके दिखाऊंगा। खत्म है बस, अब ज्यादा नहीं कुछ बचा है। तो देखो ये रहे हमारे पास चित्र, ठीक है। तो कैसे इसका नाम क्या क्या होता है यहाँ देखिएगा। तो इसका एक खंड होता है, ये खंड, ये जो नली होती है, कॉर्टेक्स जो होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, इसको संग्रह नलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संग्रह नलिका। इसको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये संग्रह करती है, टॉयलेट का संग्रह करती है। ये किसकी? किडनी की फिल्ट्रेशन वाली क्रिया, ठीक है। B नंबर होता है, ये हेनेले लूप होता है। ये जो ऐसे ऐसे जो बना हुआ है, ये सब क्या होता है? ये हेनेले लूप होता है, हेनेले का लूप हमने लिख रखा है, हेनले का लूप यानी लूप ऑफ हेनले, ठीक है। तीसरी बात C नंबर होता है, ये इस टाइप की संरचना होती है, इसको बोमेन संपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोमेन संपुट बोला करते हैं, ठीक है। बोमेन संपुट होता है। फिर D नंबर, ये वाला खंड, ये ग्लोमेरुलस हो गया, और इधर वाला खंड बोमेन संपुट होता है, ठीक है। अच्छी ध्यान, गोल संरचना ग्लोमेरुलस हो गई, और उधर बोमेन संपुट। फिर से एक बार समझिएगा क्या क्या करना है, फिर से एक बार समझिएगा। ये क्या हो सकता है? संग्रह नलिका। ये हेनले लूप हो गया। ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं?
सी नंबर डी नंबर ग्लोमेरुलस, इसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ये संरचना होती है, इसको क्या बोलते हैं बोमेन संपुट बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल बोलते हैं, बोमेन संपुट बोलते हैं। अब याद हो जाएगा, बेहतर याद हो जाएगा। ये होगा, इसको क्या बोलेंगे फिर से एक बार समझिएगा, लास्ट पॉइंट है मैं समझा रहा हूँ आपको। ये संग्रह नलिका हो गई, ए नंबर संग्रह नलिका हो गई, बी नंबर क्या हो गया हेनले का लूप हो गया, और सी नंबर क्या होता है हमारा, सी नंबर बोमेन संपुट होता है। कौन सा वाला, ए वाला, ठीक है। और ये खंड जो होता है इसको ग्लोमेरुलस कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 9 के बाद आता है नेक्स्ट नंबर हमारा 10 नंबर क्या कहेगा, अगला क्वेश्चन। ये 9 नंबर हमारा हो गया। फिर 10 नंबर क्या करना है आपको, 10 नंबर में निम्न प्रश्नों में अंतर स्पष्ट करना है। एक एक नंबर का उत्पादक उपभोक्ता एक नंबर का है, द्वितीय उपभोक्ता तृतीय, मात्र दो दो तीन तीन लाइनें लिख देना, केवल एक एक नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन हमारे पास है इसका, ठीक है। तो इसके आंसर देखो, आपको हम हालांकि बता देते हैं आंसर भी इसके है हमारे पास। सॉरी नहीं बुलाना था। देखो क्या होता है इसका आंसर, आप देखिएगा एक बार। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर क्या क्या है। नो नो नो, क्या है, 11 नंबर हो गया, 11 नंबर क्या हुआ भाई, उत्पादक उपभोक्ता कहाँ चला गया, वो मैं संपुट। क्या प्रश्न था हमारा, तो उत्पादक और उपभोक्ता, ये रहे हमारे प्रश्न, ठीक है। उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर, ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमारा कह रहा था उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर आपको बताना है, ठीक है। ये है उत्पादक किसे कहते हैं, एक एक नंबर का है, हालांकि हमने यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा बना रखे, अगर आप ज़्यादा नहीं बनाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो उत्पादक और उपभोक्ता, सबसे पहले इसी की बात करूँ। उत्पादक क्या होता है, यहाँ देखना जरा। उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे उत्पादक का काम करते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है, स्वयं भोजन बना लें। उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, ठीक है। ये सुपोषी होंगे, ये परपोषी होंगे, ठीक है। इनके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे जीवाणु होंगे, इनके अंतर्गत पशु पक्षी होंगे, अपघटक होंगे, ठीक है, मानव होगा। ये सौर ऊर्जा को सहायता से भोजन बनाते हैं। ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। सौर ऊर्जा की सहायता से जैव पदार्थों का संश्लेषण करते हैं, और ये केवल जीव उत्पादकों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, उत्पादकों से ही भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। उत्पादक का मतलब पेड़ पौधे, उपभोक्ता मतलब जीव जंतु हो गए, ठीक है। द्वितीय तृतीय उपभोक्ता क्या होता है, तो द्वितीय का मतलब होता है शाकाहारी, जैसे गाय बकरी, ठीक है। और तृतीय कौन होता है, जो प्योर मांसाहारी होते हैं, केवल मांस खाते हैं, ये शाकाहारी जीवों को खाते हैं। देखो प्राथमिक हो गई बकरी, प्राथमिक उपभोक्ता कौन है, बकरी, जैसे घास थी, घास हो गया उत्पादक। फिर प्राथमिक उपभोक्ता बकरी हो गई। द्वितीय उपभोक्ता भेड़िया ने खाया, तो ये क्या करती है, शाकाहारी को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता भेड़िया को खा लिया शेर ने, तो ये केवल मांस खाते हैं, ठीक है। ये पोषण प्राथमिक उपभोक्ताओं और उत्पादों से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता का भी पोषण कर लेंगे और उत्पादकों को भी खा लेते हैं, लेकिन ये केवल द्वितीय उपभोक्ता को ही है, केवल मांस के रूप में ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये आमतौर पर मांसाहारी होती है, सांप और छोटी मछली, लेकिन ये उच्च मांसाहारी होती है, चीले और बड़ी मछलियाँ, ठीक है। ये सांप, चींटी, छोटे शिकारी, पक्षी, कीट पक्षी, कीड़े भी इनमें आते हैं, लेकिन इनमें चील, बड़े शिकारी, बस बॉस और जैसी बड़ी मछलियाँ आती हैं, ठीक है। तो ये उत्पादक और उपभोक्ता होता है, यानी उस कहने का मतलब द्वितीय उपभोक्ता बकरी वगैरह, जो बकरी वगैरह खाते हैं भेड़िया, तृतीय शेर वगैरह होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, प्योर मांसाहारी होती है, कम मांसाहारी होती है, ठीक है। अगला इसी का खा नंबर था, ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है, पराबैंगनी किरणों से, आपको हम बताते हैं। ये प्रश्न भी हमारा है, हमारे पास ये प्रश्न है। क्या प्रश्न कह रहा है हमारा, बस थोड़ी क्वेश्चन है, जुड़े रहेगा लास्ट तक, अभी खत्म करें। ओजोन परत का निर्माण किस बार होता है, कौन से रसायन ओजोन परत उत्तरदायी होती है, अभी 2 नंबर का है, ठीक है। ओजोन परत का निर्माण और कौन से रसायन इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए जरा ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है। ओजोन परत जो होती है, ओजोन परत का निर्माण सूर्य की पराबैंगनी, ओजोन परत कहाँ बनती है, ओजोन परत बनती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों की रक्षा करती है। जैसे हमारा वायुमंडल है, आपको बताएं, आपको बताते हैं कि जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गया, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, धरती हो गई। इसके चारों ओर जो थी 0 से 18 किलोमीटर,
ये मोटी जो परत होती है इसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर उसके बाद में इसके चारों ओर एक परत होती है जो 20 से 50 केएम मोटी होती है, ये होती है समताप मंडल। समताप मंडल इसी में 30 से 50 किलोमीटर यानी 20 केएम मोटी जो होती है एक ओजोन परत होती है। क्या होती है, ओजोन परत होती है। ठीक है, तो ये ओजोन परत बनती कैसे है, ये सूर्य के अल्ट्रावायलेट, ध्यान देना इसको, इस चीज को समझ के चलेगा। ये क्या करती है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें और O2 के बीच बनती भी यहीं से है। कैसे बनती है, सूर्य की पराबैंगनी विकिरण और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है, रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। पहले पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन के अणु को तोड़ेंगी, अलग अलग ऑक्सीजन परमाणुओं में बदल देती। पहले तो पराबैंगनी किरणें जब पड़ेंगी, ये पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में क्यों रोकती है, क्योंकि वो उनका शोषण कर लेती है। वो पराबैंगनी किरणें पहले ऑक्सीजन के अणु को तोड़ती हैं, फिर ये स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु जो होता है, जो परमाणु जो बनेगा स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु, वो क्या करता है, स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु जो होता है जब वो टूट जाएगा तो टूटने के बाद वो क्या करेगा, देखना। पहले जब वो टूटेगा और टूटने के बाद ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, यहां समझिएगा जरा, ऑक्सीजन अणुओं से मिलकर के ओजोन बनाता है। सबसे पहले पराबैंगनी किरणें और ऑक्सीजन को परमाणु को तोड़ती हैं, फिर वही स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु जो होता है अन्य ऑक्सीजन अणु से मिलता है और ओजोन अणु बना लेता है। ठीक है, जिससे ओजोन परत का निर्माण हो जाता है। ओजोन परत क्या करती है, ये हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाले रसायन जैसे कौन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोजन आदि जिनमें मौजूद होते हैं, क्षरण होता है। यानी ओजोन परत का क्षरण किसके द्वारा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs के द्वारा ओजोन परत का क्षरण होता है। इस चीज को आप याद रखिए, ऐसे ओजोन परत होती है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर एक लेयर होती है 20 किलोमीटर मोटी, और इसी को हम ओजोन परत कहते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अगला प्रश्न हमारा है, मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। तो सबसे पहले पाचन तंत्र के बारे में पूरा आपको सचित्र वर्णन करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा, मानव पाचन सचित्र वर्णन। तो सबसे पहले क्या होता है, इसमें कई सारी चीजें होती है, आप जानते भी हो। आमाशय होगा, छोटी आंत होगी, बड़ी आंत होगी, गुदा होगा, भोजन पचाने वाले पोषक तत्व आदि सभी शामिल होते हैं। इसके अलावा इसमें सहायक पाचन ग्रंथियां भी होती हैं, लार ग्रंथि, यकृत, लीवर, पित्त, होता तो सामान्य पाचन तंत्र में ही है। ठीक है, इसी में मुख, स्टार्टिंग कैसे करेंगे, मुख या पाचन शुरू होता है, दांत भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं, और जीभ इनको लार मिला करके और जो है कार्बोहाइड्रेट में तोड़ देती है। फिर ग्रसनी, यहाँ से मुख के बाद ग्रसनी आती है, फिर ग्रासनाल एक लंबी होती है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो आमाशय तक भोजन को ले जाती है। पेशी नली होती है, संकुचन के कारण भोजन धीरे धीरे नीचे खिसक जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट हमारा इसी में आता है। अगला पॉइंट हमारा क्या आता है, आमाशय। अगला पॉइंट क्या आता है, आमाशय आता है। अब आमाशय क्या करेगा, देखना, ये लास्ट पॉइंट है हमारा, बस लग हो गया कंप्लीट। बहुत हमने प्रयास किया है। तो आमाशय में क्या होगा, देखना, बहुत बड़े टॉपिक होते हैं, पेपर हमारे बहुत भारी होते हैं, लेकिन पूरा एक वीडियो में आपको मिल भी जाएगा, तनाव नहीं लेना। यह एक थैली आकार का अंग होता है जो भोजन को संग्रहित करता है और पेट में HCl बनाते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ होता है, आमाशय में। एंजाइमों को अभिस्राव करता है। फिर छोटी आंत में पतली नली होती है, यहाँ पे भोजन कम से कम 4 घंटे तक ठहरता है और यहीं पर पूरा भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। बड़ी आंत या छोटी आंत से भी भोजन को पचे हुए अवशोषित जो पच जाता है भोजन, उसके बाद बड़ी आंत में जाता है और वहीं पर मलाशय के द्वारा, गुदाद्वार द्वारा अवशिष्ट भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इसका चित्र इस टाइप से होता है। इसका चित्र आपको दिखाते हैं बस। और ये हमारा टॉपिक याद है, इसके बारे में लिखना है, आधे नंबर और आधे नंबर इसका चित्र होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे चित्र बनाना है, इस टाइप से आपको एक आदमी बना लेना है। आदमी बनाने के बाद मुख हो गया, यहाँ से ग्रसिका हो गई, डायफ्राम हो गया, जिह्वा हो गई, फिर छोटी यहाँ से आमाशय हो गया, यकृत हो गया, छोटी आंत, बड़ी आंत, बस कंप्लीट। ठीक है, आखिर मलाशय, गुदाद्वार हो गया। ठीक है, तो ये चित्र आपको पेपर में बनाना पड़ेगा। अगर आप इस टाइप से उल्टा सीधा चित्र बनाओगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका हम 3D मैप आपको एक बार दिखा देते हैं, बस टॉपिक हमारा ओवर होता है। देखो, आपको इसका 3D मैप दिखाते हैं किस तरीके से आमाशय हमारा आहार नाल कैसा होता है। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं हम, पाचन तंत्र की बात करें तो इस तरीके का हमारा पाचन तंत्र होता है। ये रहा पाचन तंत्र, दिख रहा होगा ना आपको, घूमता हुआ। सबसे पहले मुख हो गया,
ये लार ग्रंथियाँ, ये सब क्या होती है, लार ग्रंथियाँ होती हैं। फिर ये ग्रसनी होती है और ये ग्रासनाल चली जाती है 30 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। इसको हम बड़ा थोड़ा चित्र आपको दिखाते हैं, ये देखो, नहीं बड़ा तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बनेगा नहीं, ये हो गया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। मुख, जीभ हो गई, ये क्या हो गई, टंग हो गई। टंग के बाद इसमें ये जबड़े हो गए, इनमें दांत लगे होते हैं। ये हमारी क्या होती है, सारी 6 3 जोड़ी ग्रंथियाँ, एक कर्णमूल ग्रंथि हो गई, अधोहनु हो गई, अधोजिह्वा हो गई, ठीक है। 6 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। फिर आती है उसके बाद फेरिक्स ग्रसनी पाई जाती है। फिर ग्रास नाल पाई जाती है, इसको एसोफेगस कहते हैं, ठीक है। और ग्रास नाल के बाद फिर आता है, ये एक थैली जैसी संरचना होती है मोटी, इसको आमाशय कहते हैं। यहाँ भोजन 4 घंटे तक ठहरता है। इधर ऊपर यकृत लगा हुआ है, ये बायां पिंड दायां पिंड यकृत का पूरा भाग हो गया। यहाँ पे अग्नाशय होता है, हरे हरे रंग का, ये अग्नाशय होता है, ठीक है। यहीं पे यकृति रस स्राव जो रुकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये हमारा पेनक्रियाज होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, इसको आप बोलते हैं अग्नाशय। पेनक्रियाज जो होता है, ये पेनक्रियाज होता है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। फिर छोटी आंत ऐसे आती है और फिर बड़ी आंत, इसके ये सारे भाग होते हैं, ठीक है। तो हमने यही आपको बताए हुए हैं, इसके सारे भाग हो गए, ठीक है। क्या होता है, ये इस तरीके का हमारा जो है पाचन तंत्र होता है। देखो यहाँ से आपको सारा पाचन तंत्र हम दिखा देंगे। ये पाचन तंत्र इस टाइप से होता है, ये हमारा इस तरीके का पाचन तंत्र होता है, ऐसा पाचन तंत्र हुआ करता है टोटल, ठीक है। अब उम्मीद है बिल्कुल लास्ट पे पहुंच गए हैं टॉपिक। शायद हमारा आप पेपर एक बार चेक कर लेते, कुछ छूटा हुआ हो, नहीं तो इसको ख़त्म करते हैं। तो आपको जो है इसमें चित्र बना देना है। ये हमारा टोटल पेपर था, बस इसमें क्या था, एक लास्ट पॉइंट हमारा सादा और बचा हुआ है। अगर आप ये वाला चित्र बना देते हो पाचन तंत्र का तो बढ़िया बात है। अगर आप चित्र नहीं बना पाते हो तो आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्या है, कॉलम ए और बी को सुमेलित करना है। कॉलम ए और बी को सुमेलित करना है, ये उसी का 11 का अथवा है। 11 मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाना है, उसके बारे में वर्णन करना है। अगर आप वो लिख पाते हो, सही नहीं लिख पाते हो, तो उसका भी एक अथवा दिया गया है कि कॉलम ए और बी को आपको मिलाना है। कॉलम ए और बी मिलाने हैं आपको, ठीक है। तो क्या क्या कॉलम ए और बी में आपको मिलाना है, एक बार इसको देख लीजिएगा आप। अगर वो कर पाते हो, ठीक, नहीं कर पाते हो तो क्या होता है, तो फुफ्फुस में क्या होता है, कोशिकाएं होती हैं, तो आप जानते हो, पहले उसको मिलाया करो, ठीक है। सपोसी कौन होता है, सपोसी कौन होगा, हरित लवक। हरित लवक तो होती पौधा, सपोसी कौन होता है, पौधा होता है, सपोसी पौधा होता है, ठीक है। मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है, जो आप जानते हो, पहले उसको लिखिएगा। मानव मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। और उसके बाद कौन कौन पाया जाएगा, रंध्र कहाँ होंगे, हरित लवक। हरित लवक में क्या होता है, रंध्र होता है। हरित लवक में क्या होते हैं, रंध्र। अपशिष्ट उत्पाद क्या होते हैं, गोंद और रेजिन होते हैं। तो अमीबा में कूटपाद होते हैं, ठीक है। अमीबा में क्या होता है, कूटपाद पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे नंबर देगा। अगर आप वो वाला क्वेश्चन कर ले तो इतना भारी क्वेश्चन आपको करना होगा, चित्र बनाना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। अगर आप, सबसे बढ़िया होगा अगर आप ये क्वेश्चन जानते हैं, तो आपको सबसे, ये लो आपने मिला दिया, बस बात खत्म, खाली बिल करना था, आपको पूरे 6 नंबर देगा, ठीक है। क्या, फुफ्फुसी फेफड़े में कोशिकाएं होती हैं, वायु सांस वायु नलिकाएं। स्वयं सपोषी पौधा होते हैं। अमीबा में कूटपाद होते हैं। रंध्र में हरित लवक होता है। अपशिष्ट पदार्थ रेजिन गोंद होता है। और मानव मस्तिष्क हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरे पेपर को हल कर लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले हमने एक और पेपर बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट पे जाएगा तो वहाँ पे आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे। अगर बाई चांस आप ये पेपर वीडियो हमारे नहीं देख पाते, तो अगर आप ढूंढ भी नहीं पाते हो, तो आप तुरंत हमारे पास मैसेज करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों है, 86 017 68 599। अगर आप इस नंबर पे कॉल करते हैं, हम आपके पास 10th में है तो सारे वीडियो आपके क्लास 10th के भेज देंगे। अगर आप या आपका कोई भाई बहन या कोई दोस्त आपका 12th में है, तो उसके पास में सारे वीडियो जो 12th के भेज देंगे, वो उसमें बेहतर तैयारी कर सकता है। PDF भी उसको प्रोवाइड करा देंगे। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि अन्य लोगों का भी लाभ हो सके। आज के लिए जो है, जय हिंद। आप इस तरीके से कोई भी PDF अगर आप ढूंढें भी, पेपर आप यूट्यूब पे चेक करें, तो इस तरीके से आपको पेपर कोई नहीं बना के देगा, बिल्कुल सॉल्व करके नहीं देगा। मैं आपको पूरा पेपर A to Z सॉल्व करके देता हूँ, और सारे पेपर सॉल्व करूँगा। लगातार आप जुड़े रहिएगा। और आज के लिए जय हिंद, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए।